ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग। अरे गुड गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग नहीं, ठीक है गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग समझ लो मेरा, है ना। गुड आफ्टरनून रहता है पर गुड मॉर्निंग समझने का, गुड मॉर्निंग इज इक्वल टू गुड आफ्टरनून, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ओके, तो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, कल कुछ चीज़ें को समझा था, उसी को अपन थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया था कि लॉ बनता कैसे है। तो लॉ का बनने का एक तरीका अपन ने देखा। सबसे पहले लॉ बनाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, ओके, जिसमें अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो लॉ बनाते हैं, जिसको हम लॉ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बिल। बिल किसी के पास जाता है, बिल जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउसेज रहेंगे, ओके, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा। पहले कौन अप्रूव करेगा? लोकसभा। वो करने के बाद राज्यसभा। आई होप क्लियर। राज्यसभा के बाद ये बिल किसके पास जाएगा? बिल ही रहेगा, अभी तक बिल ही रहेगा। बिल किसके पास जाएगा? ओके, और प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे, जिसको बोलते हैं एसेंट। एसेंट का स्पेल ASSENT। एसेंट का मतलब होता है, ओके, अप्रूवल देना। क्या देना बड़ी? अप्रूवल। एसेंट मतलब होता है अप्रूवल। हाँ भाई, इट इज अप्रूव्ड। जिस दिन एसेंट मिला, जिस दिन एसेंट मिला, ओके, जिस दिन अप्रूव हो गया, उस दिन से लॉ चालू हो गया। क्या फॉर्मली एप्लीकेशन? नहीं। वो कब एप्लीकेशन फॉलो होता था? जब वो कहां पर पब्लिश होता है? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट एक वेबसाइट है अपने लिए आज के डेट में। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी 25 इयर्स बैक, तो ऑफिशियल गैजेट एक बिल्डिंग थी जहां पर ये पब्लिश करते थे। अब लॉ तो आ गया, लेकिन कौन चेक करेगा लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए क्या बनाते ये लोग? मिनिस्ट्री। क्या बनाते बड़ी? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री होती है जिसकी वजह से लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिकली अपन ने डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया में जो लॉ मेकिंग सिस्टम है, ओके, ये लिस्ट के हिसाब से तीन लिस्ट बनती है। कौन सी तीन लिस्ट बनती है? एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है ज्वाइंट लिस्ट। We are more concerned with which list? Central list. Okay, we are focusing only on law which is a central law. Okay, state law and other law में हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं जा रहे हैं। Okay, I hope this point is very clear. ठीक है, ये लिस्ट होने के बाद अब थोड़ा सा आज के डेट में आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज देखते हैं। तो आज का आपका एजेंडा होगा, ओके, दो तीन चीजों के बारे में समझना। पहला, कोर्ट कौन से है, क्योंकि और एक लॉ मेरे को समझाना है। कोर्ट समझेंगे, उसके साथ में और एक लॉ का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, एंड उसके बाद ये सिलेबस क्या है, कितनी चीजें हैं, कौन से लॉ है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग आज लेंगे। यानी बेसिक जेनरिक स्ट्रक्चर अबाउट द सिलेबस। तो आपको आज कितनी गहराई है इस सब्जेक्ट में, ओके, यहां पर कितनी चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में आज का डिस्कशन रहेगा मालिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ओके, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं बाई चांस मैंने प्रॉमिस किया आपको कि मैं पढ़ाने वाला हूं, ओके, पैसे ले लिए और मैं अभी ना पढ़ा रहा हूं ना फीस रिफंड कर रहा हूं, तो आप किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, कोर्ट कौन सा कोर्ट? कोर्ट तो मैं समझ गया, ओके, सिविल कोर्ट ही रहेगा क्योंकि क्रिमिनल लॉ पे अपन है नहीं। पर सिविल कोर्ट में भी कोर्ट के प्रकार होते हैं, शायद सुने भी होंगे आपने। कभी हाई कोर्ट सुना है? हाई कोर्ट, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कौन बड़ा? हाई कोर्ट बड़ा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। ओके, तो ठीक है। और हाई कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट के नाम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोअर कोई और एक लोअर कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, बट डिस्ट्रिक्ट में तो और छोटे छोटे कॉन्टेक्ट है। अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, पुणे डिस्ट्रिक्ट अगर मैं देखा तो बहुत सारी चीजें होगी, तालुका वगैरह जो और कॉन्टेक्ट होगा मल्टीपल होगा। लेकिन पुणे के एरिया के लिए भी, जहां पर पॉपुलेशन इतना है कि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रखेंगे तो कैसे मैनेज होगा, इसलिए पुणे के लिए, ओके, और एक कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। क्या बोलते हैं बड़ी? मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। यानी कॉन्टेक्स्ट देखो, चार तरह के कोर्ट है अपने इंडिया में। पहला, ओके, एरिया के नजदीक अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर आपको जो कोर्ट मिलेगा वो होगा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। कौन से कोर्ट्स? आपने मेट्रोपॉलिटन सुना होगा ना एरिया। क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन? किसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज? कौन सी होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंडिया में? ओके, पुणे, मुंबई, नासिक। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, इंडिया में बोला तो बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, ये सब एरियाज में आपका जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन की कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेस पे ज्यादा है, तो उधर एक कोड बनेगा, वो एक कोड लगेगा, लोअर कोर्ट रहेगा। वो कौन सा कोर्ट? लोअर, समझ में आ रहा है? उसके हायरार्की में सबसे नीचे, उसको नाम देते हैं अपन कौन सा कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। स्पेलिंग के ऊपर अपन बाद में देखेंगे, पर एक हायरार्की समझ लेते हैं। तो पहला कोर्ट का नाम क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन। अब सर, जिधर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, विलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? जब मल्टीपल विलेज बन के बनेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोड बाद में आता है, आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोड में नहीं जा सकते। तो सर पहले किस में होता है फिर? अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन कोड बोला जाता है। अगर छोटे छोटे विलेजेस है तो वहां पर भी कोर्ट होता है। देखो, आपने पंचायत सुना होगा ना, पंचायत इज ऑल्सो लाइक ए कोर्ट ओनली।
बट वो पंचायत इज नॉट रेगुलराइज बाय अवर गवर्नमेंट। ओके, वो विलेज विलेज के एरिया में रेगुलेशंस रहेंगे, लेकिन अपना रेगुलराइजेशन में नाम बोला जाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन सा कोर्ट? मैजिस्ट्रेट। तो दोनों में फर्क क्या होता है यूजुअली, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो जज होते हैं, ओके, उनकी हायरार्की अलग होती है, और मेट्रोपॉलिटन के जज होते हैं उनकी हायरार्की अलग होती है। हायरार्की मतलब एक एग्जाम पास होने के बाद ये इधर का कोर्ट का जज बन सकता है, ये एग्जाम पास हुआ तो इधर के कोर्ट का जज बन सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन हायरार्की, ओके, कोर्ट डिसाइड करता है। तो पहला बेस लेवल कोर्ट कौन सा होगा, कभी भी नाम याद रखोगे सबसे पहले। यानी अगर आपको कोई भी केस करना होगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो सबसे पहले कौन सा कोर्ट? दो नाम याद रखने, पहला कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डिफरेंस क्या होगा बड़ी? एकदम सिंपल। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो यहां पर कोर्ट कौन सा होगा? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। और अगर यहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो वहां पर कौन सा कोर्ट होगा बड़ी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या मैं इस चीज पे क्लियर हूं मालिक? एवरीवन? तो सबसे पहले अगर कुछ भी इशू आया, आपको एक कोर्ट में जाना है, कौन से कोर्ट में जा सकते हो तुम? कौन से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ओके, अगर आप कहां पर हो? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं हो तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट। एग्जांपल धुले है, छोटे छोटे एरियाज है, छोटे, वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नहीं मिलने वाला। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहां पर रहेगा? मुंबई, पुणे, नासिक, जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अगर आप दूसरे सिटीज में भी जाओगे तो वहां पर कौन सा कोर्ट होगा? मैजिस्ट्रेट। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोर्ट रूम तो सर हमने देखा था भाई, कोर्ट रूम हम पिक्चर में देखते हैं, ऐसे कोर्ट होते हैं, दो कटघरे होते हैं, मां कसम। ऐसा जरूरी नहीं है, ये रूम भी कोर्ट रूम बन सकता है। एग्जैक्टली ये रूम भी कोर्ट रूम बन सकता है। ये रूम में मैं बैठा हूं, जज रहेंगे, ओके, दो जो भी पर्सन रहेंगे, उसके लिए कटघरे वैसे ही नहीं बनते, कटघरे जरूरी नहीं है। ओके, देयर कैन बी ए चेयर्स ऑल्सो। तो लोअर कोर्ट, वो जो आप देखते हो ना, वो कौन से कोर्ट्स होते हैं मालूम है? वो पॉलिश कोर्ट्स। कौन से कोर्ट्स? ऊपर वाले कोर्ट। कौन से? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उनके ज्यूरिडिक्शन एंड अदर थिंग्स बहुत मैटर करते हैं बड़ी। तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये मत रखो कि दिमाग में जैसा मूवी में देखा वैसा ही कोर्ट दिखेगा। ओके, एक छोटा सा देखो ना, आपने कभी ऐसा देखा है कोई, पता नहीं, मतलब आप एक्सपीरियंस की कि नहीं, हम मुंबई में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। मुंबई में ना लोकल में ना बैठने को बहुत बार मिलता नहीं है, तो पब्लिक क्या करती है? लोकल से ट्रैवल तो करना ही है, बैठने को मिलेगा नहीं, खड़े रहने को जगह नहीं रहती। मुंबई का तुमने, मतलब मुंबई का एक सबसे फेमस चीज यही है कि मसाज जरूरत ही नहीं है, लोकल में घुस जाओ, मसाज अपने आप है, तुम बस खड़े रहो, अपने आप इधर से इधर से इधर से इधर से कुछ होते रहेगा। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट ये है मुंबई का, पर उसमें जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिलती, पब्लिक क्या करती है मालूम है? लोकल के ऊपर चढ़ती है। लोकल के ऊपर चढ़ती है, ओके, इज इट कानूनन जुर्म? यस, अरे इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ओके, तो उधर से जो पुलिस पकड़ती है वो कौन सी पुलिस होती है? ये अपनी नॉर्मल पुलिस नहीं होती है, वो कौन सी पुलिस होती है? रेलवे पुलिस, आरपीएफ बोलते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। वो पकड़ के कोर्ट में लेके जाती है। अब कौन से कोर्ट में लेके जाएगी? कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर जन को फाइन करना है। फाइन ऐसा नहीं है डायरेक्टली फाइन कर लिया, कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाएगा। कौन से कोर्ट में लेके जाएंगे? ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ओके, अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में लेके जाना, फिर फाइन बहुत बड़ा होना चाहिए। ओके, मतलब इट्स अमाउंट अगेन, फिर वो किसके पास लेके जाएंगे? मैजिस्ट्रेट। अच्छा, कभी ऐसा सुना है बेलेबल, नॉन बेलेबल? कुछ सुना है? बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कुछ ऐसा? कोई ऑफेंस होता है, कोई कांड होते हैं क्रिमिनल में, क्रिमिनल में एक ऑफेंस ऐसा होता है जिसका बेल मिल सकता है, एक ऑफेंस है जिसका बेल नहीं मिलेगा। एग्जांपल, कुछ मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद ओके वो जेल में डाल देते हैं, पर जेल में डालने के लिए मर्डर प्रूव तो करो। पुलिस पकड़ के तुमको डाल देगी, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। अपने इंडिया का लॉ बोलता है प्रूव करो कि मर्डर मैंने किया है, प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ। और मर्डर की सजा जेल है, ये लिखा कानून में है, मर्डर की सजा जेल है। लेकिन ये जेल में कितने साल रहेगा ये कौन बोलेगा? पुलिस या कोर्ट बोलेगी? कोर्ट बोलेगी। ये पुलिस नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा? कोर्ट बोलेगा। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब मेरे को बताओ, कोर्ट के लिए एविडेंस लाना पड़ेगा, तो तब तक तो तुम जेल में बंद कर रहे हो ना, तब तक तो जेल में बंद कर रहे हो। जेल में जो भाई कितने भी दिन, जब तक कोर्ट में नहीं जाता तब तक जेल में क्यों बंद कर रहे हो? फिर जेल में इसलिए बंद किया जाता है ताकि तुम भाग सकते हो, तुमसे इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हो, तुम इंफॉर्मेशन एविडेंस मिटा सकते हो, इसीलिए तुम्हें जेल में बंद किया जाता है। पर आपको मालूम है, जब ऐसे ऑफेंस में जेल में बंद किया जाता है, इमीडिएटली किसके पास लेके जाना पड़ता है? मैजिस्ट्रेट। डायरेक्टली मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है। विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर चाहिए कि इसको रखो जेल में 7 दिन के लिए, फिर 7 दिन में पेशी करो। सो इट्स ए मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट के घर पे जाके ऑर्डर लेके आते हैं कि आपको ये पकड़ा जाएगा, और बेल लेना है कि नहीं लेना है ये फिर कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। अगर मैजिस्ट्रेट को लगा नहीं भाई यार 24 आवर के बाद ये ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है, और मुझे लग रहा है कि भाई ये सिटी छोड़ के भागेगा नहीं, मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा नागरिक है, भाई बोलते बेल दे दो। काहे के लिए बेल नहीं दे रहे हो? ऑफेंसेस के ऊपर रहेगा। पर ये कौन सी कोर्ट बताएगी, कौन सी कोर्ट डिसाइड करेगी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट।
तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सबसे बेसिक कोर्ट। कोर्ट के ऊपर और एक कोर्ट क्यों चाहिए फिर? अपने को ऑलरेडी एक कोर्ट मिल चुकी है ना सर। सर कोर्ट में जाना है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट बोलो या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोलो, ये मिल गया। फिर उसके अलावा और 3 कोर्ट क्यों आई? 3 कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? एक नाम और एक क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अपनी बाप कोर्ट कौन सी है इंडिया की? सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में एक ही कोर्ट है, वो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? कुछ आइडिया? हाई कोर्ट कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट अक्रॉस इंडिया कितने होते हैं? हर सुप्रीम नाम दिया है, तो आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट कितने होंगे इंडिया में? एक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट कितने होंगे फिर? बहुत सारे। पर बहुत सारे में कितने हैं? ये सिटी वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नाम देखो, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी वाइज होगा वो। अच्छा भाई, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? सिटी वाइज कोर्ट को नाम क्या देंगे अपन? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो फिर हाई कोर्ट किसके वाइज है? स्टेट वाइज। तो हाई कोर्ट हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है। कोई कोई स्टेट हाई कोर्ट शेयर करते हैं, कोई 2-3 स्टेट है जिन्होंने एक हाई कोर्ट अपने आप में शेयर किया हुआ है, ऐसा भी है सिनेरियो। तो हाई कोर्ट कितने होते हैं? किसके हिसाब से होते हैं? स्टेट के हिसाब से। और स्टेट का एक पूरे इंडिया के मल्टीपल स्टेट से बना हुआ है, तो हर मल्टीपल स्टेट के लिए जो भी तोड़ कोर्ट है वो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना क्या है और कैसे है ये पॉइंट अलग रखिए, पर हाई कोर्ट तक की कहानी को अपन समझते हैं हमारी। तो मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ है मलिक। तो सबसे पहला मेरे को बताओ, सबसे पहले केस हुआ तो किधर जाओगे? मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है उसके बाद मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों चाहिए? वाई आई रिक्वायर ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर? वाई व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? अपील। अपील का कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपील? अपील मतलब क्या होता है? अपील मतलब क्या है? ये अपील कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं। देखो, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया होगा। ऑर्डर पास कर दिया मतलब या तो आप गुनेगार हो या तो नहीं हो। ऑर्डर पास करना मतलब क्या हुआ? ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट पास कर दिया होगा या तुम्हारे फेवर में होगा। इमेजिन करो, ओके, यू आर वन पार्टी ए एंड आई एम अदर पार्टी बी। सोचने की कोशिश करो, मैंने आपसे फीस ले ली, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। ओके, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जज साहब ने सुना, जज साहब ने आपको बोला कि भाई यार मेरे को बुलाया, अपन दोनों की सुनवाई हुई। ओके, कौन से कोर्ट ने ये सब सुनवाई की? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सब हुआ, डिस्कशन हुआ। ओके, फिर मैंने बोला सर ये आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, क्लास में बैठ रहे हैं, मां कसम झंपे जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, मैं क्या करेगा? मैं पढ़ाने के लिए है। फिर जज साहब ने बोला रिफंड कर। मैं बोला सर पर मैंने तो अपना टाइम डाला था ना, मैंने तो अपना समय डाला था, मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, ये नहीं पढ़ रहे, मैं क्या करेगा? या दूसरा एग्जांपल, तुम बोल रहे हो कि सर हम आ रहे थे, मैं नहीं अवेलेबल था। आइदर ऑफ इट, कोई भी केस लड़ रहा है ऐसे ही लड़ रहा होगा। इस केस में जज साहब ने सुना, एविडेंस जमा किए, जज साहब ने देखा, फिर मैं प्रूव किया, देखो ये मेरे टाइम लॉग है, अटेंडेंस थे, मैं उस दिन था, मैं पढ़ा रहा था, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, मेरी क्या गलती? अब 10 दिन 15 दिन मैं रोज आऊंगा और नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा सब एविडेंस हुआ। अब मेरे को बताओ, जज साहब किसी ना किसी के फेवर में ऑर्डर देंगे। ऑर्डर मतलब ये तू कर या ये तू कर। जज साहब या तो ए के फेवर में देंगे, नहीं तो बी के फेवर में। एग्जांपल, या तो जज साहब ने मुझे बोला अमित एक काम कर, रिफंड कर दे, या आपको क्या बोला, ओके आप पैसा मांग नहीं सकते, अमित पैसा रिटर्न रख सकता है। आइदर यानी किसी के फेवर में था, तो एज्यूम करो, ओके जज साहब ने बोला अमित पैसा रिफंड कर दे, तो किसके फेवर में ऑर्डर था? ये तुम्हारे फेवर में या मेरे फेवर में? तुम्हारे फेवर में ऑर्डर था। मेरे फेवर में था या मेरे अगेंस्ट था? अगेंस्ट था। मेरे को नहीं देना है यार, मेरे को नहीं देना पैसा यार, मेरे को अभी भी लग रहा है गलत है। जज साहब ने जो सुनवाई की थी, एविडेंस देते, वो वैलिड उन्होंने नहीं देखा, बरोबर नहीं देखा, मेरे को डाउट लग रहा है, तो मैं अभी किसके पास जाऊं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आई होप समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अपील। तो यूजुअली अपील कौन करता है? नॉट सेटिस्फाइड, यानी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर गया है, जिसके फेवर में ऑर्डर गया, अगेंस्ट ऑर्डर गया, तो जिसके अगेंस्ट गया ऑर्डर वो किधर जाएगा? अभी कौन से कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डायरेक्टली सुनती नहीं कभी, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बोलेगी? अच्छा मैं गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला मेरे को पैसे देने के लिए स्टूडेंट के लिए, मैं गलती नहीं किया था, तो फिर भी मेरे को देने को बोला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला एक काम कर, हाउ मच यू नीड टू रिफंड? मैं बोला अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख रुपीज, 10,000 पर स्टूडेंट एंड दिस मच स्टूडेंट्स आर देयर, आई नीड टू रिफंड इट आउट। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेज डू वन थिंग, डिपॉजिट 50% ऑफ दैट अमाउंट विथ मी, तो मैं तेरी सुनवाई करूंगा। समझ में कुछ आया? यानी कल अगर तेरे फेवर में मैंने ऑर्डर नहीं पास किया, वापस तेरे अगेंस्ट गया, तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा ना जिसको देना है। तो इधर कुछ क्या करना पड़ता है हमेशा? डिपॉजिट्स। जिसके भी, मेरे को बताओ ऊपर कौन जाता है? जिसके अगेंस्ट हुआ वही।
तो वो अगेंस्ट जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो भी रहेगा वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट मांगते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया 50%, 50% जरूरी नहीं है, 10% भी होता है, 20 होता है, अलग अलग केस के अलग अलग है। खून के उसमें कोई डिपॉजिट नहीं होता है। ओके नहीं नहीं, तेरा ब्लड निकाल के आधा जमा कर हमारे पास, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आई होप बट यू आर अंडरस्टैंडिंग बड़ी। अरे हाँ या ना, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनती कब है? ये कुछ डिपॉजिट करने बोलती है, कुछ करेगी, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वापस सुनवाई करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ अगेंस्ट, वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आउटकम देगा। आउटकम अगेंस्ट क्या रहेगा? या तो इन फेवर, अगेंस्ट फेवर। अब इमेजिन करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला अमित तू सही था, स्टूडेंट गलत है। तू सही था, स्टूडेंट गलत है, यानी किसके फेवर में गया? अमित के, और तेरे अगेंस्ट गया। जबकि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्या किया था? तुम्हारे फेवर में था और मेरे अगेंस्ट था। क्या ये समझ में आया बड़ी? ओके, इस कोर्ट ने वो ऑर्डर को रिवर्स किया ना बड़ी। अब मेरे को बताओ कौन डिससेटिस्फाइड? स्टूडेंट। अब तेरे पास क्या है? ओके या एक ऑप्शन क्या है, तेरे को लग रहा है कि अभी और मगजमारी नहीं करनी है, छोड़ देने का इधर, लेकिन तेरे को लग रहा है कि तू अभी भी तू हकदार है, तू और फाइट करना चाहता है, तो किधर जाएगा? हाई कोर्ट। समझ में आया? तो कौन से कोर्ट के अगेंस्ट कब अपील कर सकता है, ये दिमाग में बैठ रहा है क्या मालिक? तो मेरा क्वेश्चन है, तू हाई कोर्ट में कब जाएगा? इफ अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जाएगा? अपील अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। क्या ये फ्लो समझ में आ रहा है बड़ी? अपील का कॉन्टेक्स्ट और हाई कोर्ट। ओके मैंने बता दिया किसके हिसाब से हाई कोर्ट। ओके सिटी वाइज है या स्टेट वाइज है? स्टेट वाइज। और वो लोग आपको एक आउटकम देंगे। ओके जो भी सजा होगी वो होगा फाइनल। अब मेरे को बताओ, हाई कोर्ट ने बोल दिया अमित अमित एडे रिफंड कर। हाई कोर्ट ने, मतलब देखो हाँ, हर एक कोर्ट कुछ अलग अलग ऑर्डर दे रहा है, एविडेंस अलग होते हैं, एविडेंस का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, हर चीज का अपना एक इंपैक्ट है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया? यस। अब हाई कोर्ट ने दे दिया, अब हाई कोर्ट ने बोला अमित रिफंड कर। तो मेरे को बताओ किसके फेवर में? स्टूडेंट के फेवर में। और किसके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट गया। एवरीबडी एग्री? नाउ टेल मी व्हाट शुड आई डू? सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जा सकते। दिस इज ए फाइनल एंड टच। सुप्रीम कोर्ट में हम ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट इज ओनली व्हेन देयर इज ए एम्बिग्विटी इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो ओनली अगर लॉ में एम्बिग्विटी है। पेनल्टी को कम करना है, ज्यादा करना है, मेरे फाइन्स को कम करना है, ज्यादा करना है, ये नहीं। ओके लॉ पढ़ते वक्त ओके जज साहब जो समझ रहे हैं लॉ को, वो इंटरप्रिटेशन में इशू आ रहा है। हमको लगता है कि इंटरप्रिटेशन सही नहीं है जज साहब ने जो किया हुआ है, हम किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब इसको एग्जांपल वाइज समझाता हूं मैं, समझने को शुरू। एग्जांपल समझो इसको। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है। ओके लॉ बनाया किसने? लॉ के पहले क्या था? लॉ क्या पता पहले? बिल बनाया किसने? आवाज आपसे आ नहीं रही बड़ी। बिल्स किसने बनाया? एक्सपर्ट कौन है? ओके कंप्यूटर मशीन्स या ह्यूमन? क्या ह्यूमन गलती कर सकता है? काय के लिए नहीं, पॉसिबिलिटी है। ओके मैंने एक लॉ बनाया, मैंने एक बिल बनाया, बिल से लॉ पास हो गया, जो रीड करने वाले थे वो भी ह्यूमन थे, उनसे भी गलती हो सकती है, सब बन गया, लेकिन इंटरप्रिटेशन इशू आया। एग्जांपल, एक लॉ में लिखा था लेट्स हैंग आउट। क्या बोला था? लेट्स हैंग आउट। अब मेरे को बता इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या? लॉ का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये बोलना क्या चाहता है। लॉ में एक लॉ है, कोई तो लॉ लेते हैं, उस लॉ की एक लाइन लिखी हुई है लेट्स हैंग आउट, ये लिखा है लेट्स हैंग आउट। अब मेरे को बताओ इसके इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं इंटरप्रिटेशन कैसे करूं? मैं आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं जज हूं, मैंने ये पढ़ा है, तू बोल रहा है सर ओके मैं लटक रहा था बाहर, तो मतलब क्यों लटक रहा था? बोले सर आपने लिखा लेट्स हैंग आउट। लेट्स हैंग आउट के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला पॉइंट लेट्स हैंग आउट, ओके डंडी लगा के हैंग कर रहा हूं, और दूसरा लेट्स हैंग आउट जो अपने आज के डेट की जनरेशन की लैंग्वेज है, चल भाई घूमने चलते। तो अब क्या किया? तू घूमने चला गया, तू बोला सर आपने तो बताया था इधर लिखा है लेट्स हैंग आउट। मैं बोल रहा हूं सर ये लेट्स हैंग आउट वो हैंग आउट नहीं है जो ये हैंग आउट है। ये इशू को सॉर्ट करने के लिए ओके कौन सा कोर्ट आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट। जब एक लॉ के दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, एक लॉ के तीन इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, कैसे सॉर्ट करें कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है? अमित ने जब लॉ बनाया था, लॉ बनाने वाला इंसान ही था ना, तो अमित ने लेट्स हैंग आउट लिखने के पीछे क्या मकसद था? ये पॉइंट जब ड्राफ्ट किया गया, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दैट? हाउ इट इज सेइंग कि भाई लेट्स हैंग आउट इन विच कंटेक्स्ट? ऐसा होगा कि ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये सब चीजें ओके डिसाइड कौन करता है? ये कोर्ट डिसाइड नहीं करते। कौन सा कोर्ट डिसाइड करता है? तो सुप्रीम कोर्ट कौन से मैटर हैंडल करता है? ओके कौन से वाले? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है? जहां पर कंफ्यूजिंग है, जहां पर इंटरप्रिटेशन एक निकल रहा है या एक से ज्यादा निकल रहा है।
इंटरप्रिटेशन कितने निकल रहे हैं? एक निकल रहा है, एक से ज्यादा निकल रहा है बड़ी, एक से ज्यादा। जब इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा हो गया, कौन सा कोर्ट पिक्चर में आएगा? सुप्रीम कोर्ट। ओके अगर आप कुछ केसेस भी देखोगे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको समझेगा इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। इवन सलमान खान का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इट इज अबाउट इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? क्योंकि एक स्टेट में ओके एक एनिमल को इज लाइक ट्रीटेड लाइक ए गॉड। हाउ द इंटरप्रिटेशन कम्स, हाउ दैट इंटरप्रिटेशन इज कमिंग अबाउट गॉड, हाउ दैट इज बीन दैट एनिमल बीइंग ट्रीटेड टुवर्ड्स अ गॉड, दैट इंटरप्रिटेशन इज बीन डिस्कस्ड देयर। राजस्थान स्टेट में ओके बहुत सारे एरियाज है जहां पर दे हैव बीन डिस्कस कि भाई ये जो हिरन है, डियर्स है, और उनमें भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है डियर के, वो गॉड जैसे उनके लिए। ये इंटरप्रिटेशन है। तो इसके लिए ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बिकॉज ऑफ सच इंटरप्रिटेशन। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर क्लियर था कि तुमने गुनाह किया है, अगर अमित ने क्लियर था और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा गुनाह किया और अमित 5 लाख रुपए पेनल्टी देने वाला है, अब मेरे को 5 लाख कम करना है ज्यादा करना है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को जाके नहीं बोल सकता 5 लाख कम करो, ओके आप रीड करो, मैं गलत तो हूं पर 5 लाख कम करो, मेरी सजा चेंज करो। पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खाली एक ही मैटर पे हैंडल करता है। कौन से मैटर? लॉ के मैटर। एम्बिग्विटी आए वो। आई होप ये पॉइंट समझा बड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट में अपन क्या डायरेक्टली जा सकते हैं? नहीं तो फिर कैसे जा सकते हैं? तो कमिंग ऑन द पॉइंट ओके मेरे को आप बताइए, सबसे पहले कौन से कोर्ट में जाओगे बेटे? सबसे पहले कौन से कोर्ट में जाओगे बड़ी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद रजिस्ट्री कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं तो फिर जा कैसे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में तभी जाते हैं जब मैटर में कहां पर इश्यू आ रहा है? लॉ में। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी हो सकता है कोई मैटर डायरेक्टली जाए, क्योंकि क्या मैटर, ये मैटर डायरेक्टली मतलब क्या? कौन से कोर्ट से? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से डायरेक्ट इधर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि किसमें इश्यू आ रहा है? लॉ में। अब समझने करो ओके कितने प्रकार के लॉ है इंडिया में? अभी तक मैंने कल बताए थे 2 प्रकार के लॉ है। कौन से 2 लॉ? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। एवरीबडी विथ मी? ठीक है। अब देखो सुनो, समझने कोशिश करो। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, सुनो रे, और सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया, और इवन हाई कोर्ट के पास ये केस आते हैं, और ए और बी ये जो मैंने आपको केस बताया था, ये केस ऑलरेडी डिस्कस हुआ इस कोर्ट में। आइदर इट में भी हाई कोर्ट और इट में भी सुप्रीम कोर्ट, 2 कोर्ट। उसके नीचे वाले कोर्ट की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं सिर्फ 2 कोर्ट की बात कर रहा हूं। कौन से 2 कोर्ट की? वापस आवाज चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सब लोग को क्लियर है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आया ओके इट इज एग्जांपल, इट इज ए अगेंस्ट बी, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद ए वर्सेस बी। अब ए वर्सेस बी जो कोर्ट है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास कर दिया मतलब उन्होंने बोला ऐसा करना है, यानी कौन सही कौन गलत? ओके एक बोल दो कौन गलत? ए गलत है और कौन सही है? बी सही है। अब इट मे बी द मैटर ऑफ लेट्स हैंग आउट, इट मे बी मैटर ऑफ एनीथिंग जो अपन डिस्कस कर रहे थे, और उस केस में ये आउटकम आ गया। ये केस हुआ सर 2020 में, कोविड के टाइम पे ये केस हुआ था, और ये केस का आउटकम ये ऑलरेडी आ गया। आज 2026 चल रहा है। 2026 में देयर हैज बीन वन केस व्हिच इज फाइल्ड अगेंस्ट एक्स वर्सेस वाई। मैटर इज सिमिलर, मैटर इज सिमिलर व्हाट वाज देयर इन ए एंड बी। ए वर्सेस बी में जो मैटर था ऑलमोस्ट सिमिलर मैटर किसके बीच में है? एक्स वर्सेस वाई। और ये कौन से कोर्ट में गया मैटर? पहले मैटर कौन से कोर्ट में जाएगा? ओके मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यूजुअली इस केस में क्या होगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट बोलेगा ये मैटर ऑलरेडी डिस्कस था, और ये मैटर में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया है? ऑर्डर पास किया है, जो किसके अगेंस्ट था? बी के किसके अगेंस्ट था? ए के अगेंस्ट। और किसके फेवर में था? हम इसी को यूज करेंगे, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, और इसी के बिहाफ पे वाई तुम्हारे इन फेवर है, एक्स तुम्हारे अगेंस्ट है। इसको हम बोलते हैं साइटेड लॉज। क्या बोलते हैं? साइटेड लॉ, साइटेड केस लॉ। साइटेड केस लॉ मतलब क्या? ऐसे कुछ केस लॉज बन चुके हैं, बेंचमार्क है, केस लॉज के बेंचमार्क है, हम उसको यूज करेंगे, और उस केस में जो आउटकम आया वही हम इस केस में फाइनलाइज करेंगे। यानी पहला वापस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ आर देयर इन इंडिया? फर्स्ट इज विच लॉ? सिविल लॉ। दूसरा लॉ, तीसरा लॉ होगा कॉमन लॉ। कौन सा लॉ? वर्ड को ध्यान रखना। कौन सा लॉ बड़ी? कॉमन लॉ। कौन सा होता है कॉमन लॉ? कौन सा होता है? साइटेड केस लॉस। यानी इसमें ये कॉमन लॉ, ये कानून गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, कोर्ट में डिस्कशन हो के इस पे केस बन गया, और वो केस को हमने क्या बनाया? बेंचमार्क। दिस इज कॉल्ड विच लॉ बड़ी? कॉमन लॉ। तो पहला लॉ कौन सा?
सिविल लॉ, एग्जांपल ऑफ सिविल लॉ विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बताऊंगा मैं आज अपन डिस्कस करेंगे, कंपनीज एक्ट, दीज आर कॉल्ड विच लॉ? सिविल लॉ। दूसरा लॉ, क्रिमिनल लॉ में कौन से लॉ हो गए? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ओके, जिसको रिप्लेस किसने कर दिया? कल एक नाम बताया था मैंने, अभी तक आपके बुक में मॉड्यूल में तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही लिखा है, बुक में अपन वो अभी तक वो इसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसको रिप्लेस किसने कर लिया? कल मैंने एक नाम बताया था, भारतीय न्याय संहिता। आई होप यू रिमेंबर। कौन से ईयर में रिप्लेस हो चुका है? 2024 में। 24 जुलाई 24 के पहले कौन सा लॉ था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अभी कौन सा आ गया? भारतीय न्याय संहिता। पर अपनी बुक में अभी तक अपने सिलेबस में कौन सा नाम लिखा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। आईपीसी सुना होगा शायद, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये सब रिप्लेस हो चुका है कौन से वाले लॉ से? भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अभी भी आप बुक में, आपके मॉड्यूल में वो केस पढ़ोगे तो क्या यूज करने वाले हैं ये लोग? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड वगैरह, ये यूज होगा। हमको वही यूज करना है जो मॉड्यूल ने दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, इवन इन जैन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें वही वर्ड यूज किया उन्होंने अभी भी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं, लॉ में भी ऐसा है। तो सर अरे अभी तो लॉ है नहीं, फिर कैसे होगा? धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी। हर जगह रिप्लेस होता है ऐसा नहीं होता, फिर वो रिप्लेस होके कौन सा कैसे यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी एक लॉ है। तो नेवरदलेस ओके, मेरा पहला कॉन्टेक्स्ट मेरे को समझाना था। पहले पॉइंट मेरे को एक क्लोज करके बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कितने कोर्ट्स है? 4 कोर्ट। कौन से? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और नाम चाहिए बरोबर, क्विकली, बड़ी। पहला नाम एकदम अच्छे से इज्जत से। पहला पॉइंट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपोलिटन, ये दोनों एक ही हायरार्की में, औकात समझ रहे? औकात एक ही इनकी। दूसरी औकात ये इनके ऊपर है ना बड़ी। तीसरी औकात हाई कोर्ट। चौथा, तो इंडिया में हाई कोर्ट कितने होंगे? स्टेट वाइज, ये स्टेट वाइज होगा। कुछ स्टेट हाई कोर्ट शेयर करते हैं, 6 स्टेट्स है इंडिया के जो हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, आपका सिलेबस का कंटेक्स्ट है। और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में? एक ही है। लेकिन इनके इसमें ना कमिटी होती है, कमिटी मतलब लोग जो केस की सुनवाई कर सकते हैं। कोर्ट कितना है? एक। ओके, सुप्रीम कोर्ट क्या सारे मैटर सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट कौन से मैटर सुनता है? लॉ के एम्बिग्विटी, जहां पर लॉ में इंटरप्रिटेशन इशू आए, कौन सी कोर्ट की सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर कुछ आपको जजमेंट पास किया है, इसको हम बोलते हैं, सुन ले वर्ड को ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट पास किया, आवाज नहीं आ रही है, फैमिलियर नहीं हो रहा मेरे को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या पास किया है? जजमेंट मतलब उन्होंने आउटकम पास किया है। ओके, उसको हम बोलेंगे साइटेड लॉ। क्या बोलते हैं? साइटेड लॉ मतलब साइट हो चुका है, नजर में आ चुका है। ओके, तो हम इसको क्या बनाएंगे? इसको कौन सा लॉ बोला जाता है? कॉमन लॉ। तो व्हाट इज ए कॉमन लॉ? व्हाट इज ए कॉमन लॉ? मैंने, अच्छा, क्रिमिनल लॉ कौन सा है? अच्छा, सिविल लॉ बताइए, एग्जांपल वापस इसी सिविल लॉ के एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे 4-5 नाम याद रखिए। ठीक है, क्रिमिनल लॉ, मर्डर नहीं, वो ठीक है, एक्शन हो गए। लॉ का नाम भारतीय न्याय संहिता। ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी कोड, इंडियन पेनल कोड, ये नाम हो गया। तो वैसे ही मैं कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ इज अ साइटेड केस लॉस। साइटेड केस लॉस। कितने केस लॉ सुने हैं? ये किसने सुने? किसने सुने? 2 कोर्ट, खाली 2 कोर्ट को साइटेड करते हैं। अच्छा, इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ आउटकम दिया और मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसको सुन रहा है, नहीं होएगा। ओके, उसके खिलाफ, क्योंकि अपील अवेलेबल है ना। अपील कहां पर खत्म होती है मेरे को बताओ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपील खत्म है ना, उसके ऊपर जा सकते हैं क्या? तो इन्होंने जो पास किया ऑर्डर फाइनल हो गया ना। तो सपोज सर, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और वो बंदा आगे अपील नहीं किया, उसको साइटेड केस लॉ नहीं मानते, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? अपील जहां पर एंड होती है वहां से वो अपना बेंचमार्क बन जाता है। तो अपने कौन कॉमन लॉ में कौन से लॉज होते हैं? साइटेड लॉ। साइटेड लॉ कौन से कोर्ट ने दिए? 2 कोर्ट, सिर्फ 2 कोर्ट। कौन से 2 कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या मैं फैमिलियर हूं इससे भाई? एवरीबडी? कितने प्रकार के लॉ? कितने प्रकार के लॉ? मैं क्या कुछ अलग ही पूछ रहा हूं मैं कभी भी? ओके, कितने प्रकार के लॉ? 3। कौन से? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को क्या बोलोगे? साइटेड लॉ। साइटेड लॉ मतलब किसने साइट किया है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिटेल डिस्कशन चैप्टर में जाएंगे तब है, अपन आप फैमिलियर होना समझना है, फैमिलियर होना। यानी आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक में खाली सेक्शन, एक्ट ये पढ़ के फायदा नहीं होगा। ये तो आप सिविल लॉ पढ़ लोगे, लेकिन साथ में आपको केस के नाम भी मिलेंगे। एक केस का नाम जो मैंने कल सिखाया,
बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है। अरे सिविल लॉ तो सेक्शन होता था ना, ये कॉमन लॉ हुआ। समझने की कोशिश करो। ओके, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। मेरे को एक केस याद है कल का कि नहीं? कल का केस याद नहीं है तो मैं बता दूं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ये एक हस्बैंड का भी नाम बेल्फर है, वाइफ का भी नाम बेल्फर है, वही रहेगा सरनेम है वो, मिस्टर बेल्फर वर्सेस मिसेस बेल्फर। ओके, अब यहां पर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं मंथली मेंटेनेंस दूंगा 1 लाख रुपया। याद आया बड़ी? वाइफ ने बोला ठीक है, और हस्बैंड ने पहला महीना दिया पैसा मेंटेनेंस का। अगले महीने वाइफ को मांगा तो पैसा नहीं मिला, और उसके अगले महीने भी वाइफ ने पैसा मांगा, मिला नहीं। वाइफ किधर चली गई? कोर्ट में। ओके, और कोर्ट ने बोला वाइफ मांग नहीं सकती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। किसने बोला? कोर्ट। अब क्या ये सेक्शन में लिखा था कैसा? नहीं। किसने बोला? ये कोर्ट। अब इमेजिन करो, ओके, मैं अपने पापा पे केस कर रहा हूं। पापा ने बोला था बेटा तू सीए पास हो जा, मैं तेरे को बाइक देगा। मैं बोला नहीं, मतलब मैं नहीं, मैं हाई बोला, मैं पास हो गया। उसके बाद मैं बोला पापा बाइक। पापा ने बोला बाइक मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली? अरे हाँ है कि ना है? ना है। तो मैं किधर चला गया? कोर्ट में। जाएगा भाई, बाइक के लिए जाएगा मैं कोर्ट में। कोर्ट में गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, देखो मेरा बापू कैसा, मेरा बापू मेरे को प्रॉमिस कर रहा है। उसके बाद ये मेरा बापू मतलब बापू, हाँ, गांधी जी नहीं, नहीं तो मां कसम तुम बापू मतलब, अरे भाई, और मां कसम क्या पहचान है सर आपकी? कोई ऐसा पाए भाई, वो मतलब मेरा बापू मतलब बाबू, फादर 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 ऑफ द नेशन, नहीं फादर ऑफ माई। ओके, तो मेरा बापू, बापू के अगेंस्ट गया मैं कोर्ट में, बोला जज साहब देखो मेरा बापू है, प्रॉमिस किया, दे नहीं रहे भाई। जज साहब कोई और डिस्कशन नहीं करेंगे, जज साहब बोलेंगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर में भी एक ऐसी बाइको आई। ओके, पति पे केस किया लेकिन कुछ उखाड़ पाई नहीं, तो तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप निकल जा। तो जज साहब ने लॉ पढ़ा या एक केस पढ़ा? केस पढ़ा। लॉ के भरोसे नहीं दिखा, लॉ सेक्शन क्या बोल रहा है, सेक्शन बोल ही नहीं रहा, इसलिए तो केस हुआ। अगर सेक्शन क्लियर होता तो खत्म नहीं ना कहानी। तो भाई साहब, तो मेरे को बताओ इसमें कौन सा लॉ यूज किया जो जज ने है? उन्होंने सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ या कॉमन लॉ? क्या ये समझ में कुछ आया बड़ी? अरे हाँ या ना? तो अपने बुक में कितने प्रकार के, अच्छा अपन कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं? सिविल। लेकिन खाली सिविल लॉ होगा या कॉमन लॉ भी होगा? कॉमन लॉ भी। इसीलिए आपको हर जगह क्या मिलेगा? केस लॉस। तो अपने को केस लॉस के भी नाम याद रखने पड़ेंगे, खाली सेक्शन याद रख के फायदा नहीं होगा। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर एक ही केस पढ़ा है आपने, अरे ऐसे सैलोमन वर्सेस सैलोमन, अरे 50 केस है। तो अपने को याद रखना पड़ेगा, अपने को साइट करना पड़ेगा। अपने को क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा साइट करना पड़ेगा। और ये सब डोंट वरी, लिखते लिखते हैबिचुअल, मैंने आपको कल बता दिया था अपने पास जैसे बुक्स आने वाली है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सब है, आप सब लिख के कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा पूरा। बस मेक श्योर कल भी मैं जब डिस्कशन कर रहा हूं किसी भी, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आप अगर लेक्चर मिस करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप भले उसको बाद में कुछ कर लोगे, किसी भी प्रोसेस में करोगे, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। लेक्चर मिस हुआ ना, कॉन्सेप्ट मिस होगा। और मेरा पूरा पढ़ाने का तरीका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सही तरह से प्रोसेस फॉलो किया, कॉन्सेप्ट बाप करके रखूंगा, और इसके बाद एप्लीकेशन मेरी गारंटी, ओके भाई, तोड़ करके दूंगा, और लिखने का पॉइंट उसकी गारंटी मेरी। पर ये सब चीज करने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट का 1% चाहिए मुझे, और वो 1% यही है कि भाई पहले प्रेजेंट रहो। इधर आने के बाद तेरे अंदर की आत्मा को लाना मेरा काम होगा। आत्मा को कितना इंटैक्ट रखना वो मेरा काम रहेगा। ओके, मेरे को वो टेंशन नहीं है, आत्मा को लाना, आत्मा को करना, वो मेरे हाथ के, मतलब ये पॉइंट है। अभी तो 1-2 दिन है तो इसलिए मैं ज्यादा समझ रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूं, अपने अंदर इमोशंस को। वो 1-2-3 दिन है, अरे तो उसके बाद तो अगले टाइम पे तो खुला हुआ सब मां कसम कुछ होते रहेगा। तो वो समझ, मतलब ऐसा नहीं तो पहले दिन अरे क्या कर रहा है ये, ऐसा ना हो जाए। तो फैमिलिटी एंड अदर थिंग्स विल हैपन, सारी चीजें, बस आप ये चीज को कंसिस्टेंट रहिए। तो तीसरा लॉ और एक कौन सा लॉ हुआ? कॉमन लॉ। अब इमेजिन करो, ओके, मैं एक कोर्ट में जज भी हूं, ओके, कोर्ट का एक जज हूं, और गाड़ी चला रहा था, उड़ा दिया। ओके, तो जिसको उड़ाया उसने मेरे पे केस किया। अच्छा, वो चला गया तो उसके किसी ने केस किया, जो भी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो उड़ा दिया, उसने केस किया। अब इमेजिन करो जिसने केस किया वो केस मेरे ही कोर्ट में आया और मैं ही सामने जज हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब मेरे को बताओ इसका फेवर किसके फेवर में जाएगा, या आउटकम मेरे ही फेवर में जाएगा क्योंकि मैं ही जज हूं। ये सही तरीका है क्या? तो लॉ में कभी भी बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ, जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वही उसकी सुनवाई नहीं करना चाहिए। मैं एक ही पॉइंट बताया, इसमें और 2-3 पॉइंट हो गए, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स।
ओके याद रखना, जब भी 3 लॉ यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉ? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, ये तीनों में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और एक एग्जांपल देता हूं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, सुनिए। ओके अपन जो कोर्स कर रहे हैं, ओके ये कौन सा है बड़ी? सीए। सीए फाउंडेशन है, कोर्स है आपका। पूरा कोर्स का नाम, प्रोफेशनल कोर्स का नाम क्या है? सीए। सीए फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके आपको ऐसा क्यों लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा डिग्री बहुत भारी है? बस नाम सुना है बस सर, क्या है बस लगा, फील आया, कॉमर्स में आया तो सीए बोला, मतलब एकदम हवा। क्या क्या मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है सीए बनने के बाद क्या ऐसा तुम उखाड़ने वाले हो लाइफ में? क्या लग रहा है? मतलब हाउ यू थिंक दैट भाई, हाउ दिस सीए डिग्री, डोंट टेल मी जॉब मिलेगा वगैरह वगैरह। जॉब मिलने के लिए वो डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये डिग्री की बहुत तोड़ वैल्यू है सर? साइनिंग अथॉरिटी है। किसने बोला साइनिंग अथॉरिटी है? कोई तो बोलना चाहिए। साइनिंग अथॉरिटी है, बढ़िया है, वेरी 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 वैलिड पॉइंट। साइनिंग अथॉरिटी मतलब किसके ऊपर साइन करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट। एक आंसर आया ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है वो इंटर में जाना, पहले अपना बेसिक लेवल पे अपन पर, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट किसी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है वर्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 12th में क्या क्या बनाया? फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या क्या बनाया? बैलेंस शीट बनाई। लेजर अपन नहीं देखते, लेजर देखते चेक करते हैं, साइन खाली लेजर पे साइन नहीं करते, ट्रायल बैलेंस पे साइन नहीं करते, किस पे साइन करते हैं? बैलेंस शीट। और क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में नोट्स सुना है कभी? नोट्स फाउंडेशन में आओगे आगे सुनेगा, नोट्स आएगा, फिर और एक आपको आएगा ओके कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ऐसे 5 चीजें बन के, अभी रिलायंस का डाउनलोड करेंगे ना, आपको 5 चीजें मिलेगी उसके अंदर। जिसको साइन किया है, किसने साइन किया है? किसने बोला कि सीए ही कर सकता है? क्या सीएस नहीं कर सकता उसको साइन? क्या सीए में नहीं कर सकता? क्यों यार? प्रोफेशनल है ना यार ये लोग भी, ये भी तो प्रोफेशनल ही है ना। ओके लॉ ने बोला, कौन से लॉ ने? कंपनीज एक्ट। आपकी और मेरी मोनोपोली होने का कारण, ओके ये सीए डिग्री की मोनोपोली होने का कारण, सीए सीएससी में हर जन को है ना लॉ स्टेटस देता है। ओके कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है, ओके 139, ओके एक सेक्शन रहेगा 139 जिसमें बोला गया है हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। आपको एक सीए के पास जाना पड़ेगा, सीए को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सीए पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और वो बोलेगा ये सही है या गलत, और उसके बाद वो साइन करेगा, और वो जब साइन करेगा ओके दैट्स इट, फिर पब्लिक को फेथ आएगा सब पे। ये सीए ही कर सकता है, यानी क्या हुआ? अक्रॉस इंडिया क्या हो गई सीए की? मोनोपोली। मोनोपोली, एंड दैट्स द रीजन वी आर इनटू दिस कोर्स। तो कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, यानी अपनी मतलब आप कोर्स कर रहे हो उसका मेन रीजन समझ में आया? मेन रीजन है कि आप क्या बन रहे हो कंपनी के? आप कंपनी के कौन बन रहे हो? अच्छा सेक्शन 139 क्या बोल रहा है बड़ी? कंपनी का तुझे क्या बनाया गया है? सीए बनाया। सीए पर क्या बनाया गया? तुझे क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने बनाने है क्या? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? कंपनी। तू क्या करने वाला उसको? ऑडिट। यानी तू क्या बन गया? ऑडिटर। क्या बना बड़ी? अच्छा कंपनी का ऑडिटर जैसे भी अपॉइंट होगा वो अपन प्रोसेस देखेंगे बाद में, अभी मेरे को प्रोसेस में इच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो ऑडिटर होगा, ओके एज्यूम करते हैं, ओके एक पंटर को ऑडिटर बना दिया, ओके पंटर को ऑडिटर बना, नाम आपका तनिष, तनिष सीए तनिष इज देयर, एंड ये ऑडिटर बन गया कंपनी का। सर कौन सी कंपनी? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का ऑडिटर तनिष बन जाता है, तनिष सीए तनिष ये बनते हैं ऑडिटर। ये ऑडिटर 1 साल काम करेगा। कितने साल काम करेगा? 1 साल। मैं बाकी और मैं बोल रहा हूं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, ओके अपन डिस्कशन में जा रहे हैं। ये 1 साल के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको साइन करेगा, तनिष से साइन करेगा और बोलेगा भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। लेकिन 1 साल के पहले तनिष को क्या ऑडिटर पोजीशन से निकाला जा सकता है? आंसर इज यस। किसने बोला? ये लॉ ने। लॉ ने बोला कि भाई आपको लग रहा है कि ऑडिटर बरोबर काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है जो भी इशू है आप ऑडिटर को निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालना होगा तो कुछ पास करना पड़ेगा, एक अप्रूवल पास करना पड़ेगा। अभी वो क्या पास है? स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल रिजोल्यूशन, वो लॉ का कॉन्टेक्स्ट है। अभी अपन सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि इसको निकालना है तो सबसे पहले सबसे पहले इसको नोटिस देनी पड़ेगी। क्या नोटिस देनी पड़ेगी? कि हम तुमको निकालने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, क्या मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? सुना है ये वर्ड स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? मतलब उसकी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा मेरे को बताओ, मैं इसको निकालूंगा ऐसे अपना मन से निकाल रहा हूं, लेकिन वो कुछ कारण तो होगा ना, ग्राउंड तो होगा ना निकालने का। तो क्या इसने अपने ग्राउंड में वैलिड पॉइंट समझाने चाहिए? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
अभी एग्जांपल ए है, बी है, ए ने केस किया बी पे और बी के पर केस फाइल किया। क्या जज साहब ने बी की बात भी सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मत घुसिया। ओके, आई हैव ए राइट टू स्पीक। राइट टू स्पीक है इसका मतलब तू किधर भी आके बात, अच्छा तेरे को राइट टू स्पीक है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी चिल्ला के बता। मैं राइट टू स्पीक मैं निकालूंगा ना राइट टू स्पीक, बरोबर? ओके, हर जगह का अपना अपना लॉ रेगुलेशन है। कोर्ट में जाके राइट टू स्पीक, आई विल स्पीक जज साहब कर सकता है क्या? चुपचाप बैठा रहेगा ना उधर। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, राइट टू स्पीक कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, पर वो अधिकार तेरे को कैसे यूज करना है ये दूसरे लॉ बताते हैं, और वो लॉ को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वापस आते हैं प्रिंसिपल ऑफ। तो अपना इंडियन लीगल सिस्टम में क्या बोला मैंने वापस? इंडियन लीगल सिस्टम। मैं बाहर केस में नहीं जा रहा हूं। इंडियन लीगल सिस्टम में कितने प्रकार के लॉ है? 4। पहला लॉ सिविल लॉ, दूसरा लॉ क्रिमिनल लॉ, तीसरा लॉ कॉमन लॉ, और चौथा, ये तीनों लॉ जब यूज करते हैं तब क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके 2 एग्जांपल मैंने भी बताया, मेरे को बताओ कौन से प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के 2 एग्जांपल? पहला एग्जांपल, मैंने ठोका था जज। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं ओके जिसकी अगेंस्ट गुना दाखिल है, गुना है, ओके, वो उसने अपनी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं बड़ी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दूसरा क्या है? सामने वाले को क्या होना चाहिए बड़ी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या ये पॉइंट सबके दिमाग में बैठ रहा है बड़ी? आवाज नहीं आ रही मालिक? पक्का? तो अगर मैंने बोला इंडियन लीगल सिस्टम में कितने लॉ है? 4 नाम, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में क्या होता है? कॉमन लॉ में साइटेड केस। एंड चौथा लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस समझा? ये चौथा लॉ है ना, ये 3 लॉ को मैच करने के लिए चौथा लॉ है। किसी के लिए भी बायस नहीं होनी चाहिए अपन ना, जो जज आएगा वो बायस नहीं होना चाहिए ना। अभी एग्जांपल ओके, अभी एग्जांपल तनिष्क के अगेंस्ट केस है, अभी ये मेरा क्लास कर रहा है तो मेरे को, मैं इसके लिए बायस, ओके ये मैं पहचानता हूं। अब मेरे को बताओ जज के सामने उसकी सुनवाई होगी तो मैं तो थोड़ा बायस इसके साथ में रहूंगा ही ना। ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। दिस कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच लॉ? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कितने प्रकार के कोर्ट है? 4। कौन से? मैजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, दूसरा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीसरा कोर्ट बड़ी, चौथा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके, कौन सा कोर्ट का कॉमन लॉ बनता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट में सारे अपील के मैटर जाते हैं? नहीं, खाली कौन से मैटर जाते हैं? लॉ के एम्बिग्विटी, जैसे मैंने आपको बता दिया लॉ की एम्बिग्विटी। ओके, और मैंने ये लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है ये भी क्लियर है अभी। देखो कुछ चीजें अपन ने डिफाइन की है, उसका उतना डेटा रखी है क्योंकि उसके बेसिस पे अपन काम करेंगे। तो अब जैसे ही अपन ने कुछ लॉ के बारे में देखा तो वी हैव अंडरस्टूड वन लॉजिक वेरी क्लियरली कि जो भी लॉ बनता है ये गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है और गवर्नमेंट ये लॉ बनाती है। लॉ बनाती कैसे है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया लॉ बनाने का? कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। ठीक है। एनीवे, दिस वाज अ बेसिक ब्रीफ बैकग्राउंड एज सच। अच्छा, मैं आपको 2-3 चीजें वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। ओके, आपके पास ये 3 बुक मिलेगी आपको। पहली बुक है ये आपकी वॉल्यूम 1, ये अपनी मेन बुक है जिसमें से अपन थियरी पढ़ेंगे, थियरी का कंटेंट रहेगा। ओके, ये अपने को रेगुलरली चाहिए, ये हमेशा चाहिए, ये हमेशा चाहिए। ओके, ये दूसरी बुक है आपकी वॉल्यूम 2। ओके, जो आपके लिए रहेगी कंपाइलर। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके अंदर क्या मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस। इसका आंसर अपन क्लास में पूरा लिखने वाला है। क्वेश्चन कंपाइलर कैसे हुआ, क्या क्या होता है इसके अंदर, मैंने 3 बताए थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे, एमटीपी, आरटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर। ये सारा कंपाइल क्वेश्चन है। आपको इससे बाहर एक भी कोई एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपके अटेम्प्ट के लिए एडिशनल चीजें क्या करना है मैं समझा देता हूं। आपका ये बुक कवर होता है जैन 26 के एग्जामिनेशन तक, पूरा का पूरा जैन 26 के एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न सब कुछ कवर्ड है। अभी अगला अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है? मे के 3 पेपर और आएंगे। 3 कौन से? मे का पेपर, मे का आरटीपी, मे का एमटीपी, जिसके 2 रहेंगे, एमटीपी 1, एमटीपी 2, 4 पेपर ये। और इसके बाद आपका आइटम आएगा सितंबर 26। एनीबडी गोइंग ऑन जैन देन द सिनेरियो विल डिफरेंट। लेकिन और सितंबर में कौन से पेपर आएंगे? आरटीपी, एमटीपी 1, एमटीपी 2। क्वेश्चन पेपर मत बोलना, वो तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है।
तो इसके बाद अपने को और कितने पेपर सॉल्व करना है? ओके और कितने पेपर सॉल्व करना है? 4 मई के और 3 सितंबर। मैं आपको बता रहा हूं 90% ऑलमोस्ट उसमें सिमिलर, क्वेश्चन के नाम सेम नहीं होने वाले पर पैटर्न विल बी सिमिलर। आई बेट ऑन दिस, क्योंकि अपना डेटाबेस आ चुका है। ये 2 साल पहले तक बहुत प्रॉब्लम थी, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना 23 के पेपर से, जो 60 मार्क्स का पेपर था, 23 में कितने मार्क्स का पेपर था लॉ का? 60। उसका भी कम कुछ डेटाबेस रखा, सब डायरेक्ट क्वेश्चन। तभी इंसान बनाता था क्वेश्चन पेपर, ह्यूमन वाज प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन, ह्यूमन बनाता था क्वेश्चन पेपर। ओके ये वो ड्राफ्ट करता, कितना बड़ा एक इंसान लिख पाएगा रे पेपर? अभी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रीड करने को कितना टाइम जाएगा तुमको मालूम नहीं है, क्योंकि सारा बनाने वाला क्वेश्चन पेपर बना कौन रहा है? एआई, चैट जीपीटी बना रहा है। चैट जीपीटी को लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको बताए, और उसको बताया भी जाता है कि तू रिपीट मत करना। रिपीट तेरे को देख ले, एक भी रिपीट नहीं मिलेंगे, पर रिपीट का पैटर्न मिलेगा। नाम एक रिपीट बता मेरे को, मिलने वाला ही नहीं है रिपीट, हार्डली, मतलब एक रेयरेस्ट। हाँ एमटीपी रिपीट होता है, समझ रहा है? मतलब अगला कोई एमटीपी बनाएगा तो पिछले एग्जाम का पेपर का मिलेगा। अपन प्रिपेयर ऐसे करना है कि एग्जाम में एक भी रिपीट नहीं आएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो करे कैसे? तो आप ये समझना, मुझे 2 काम चाहिए, एक है सी और एक सी। ओके, वन इज कंपीटेंसी। कंपीटेंसी मतलब तेरे को नॉलेज आएगा इससे, लेकिन तेरी कैपेबिलिटी नहीं आएगी एग्जाम देने की। एग्जाम देने की कैपेबिलिटी आएगी सिर्फ इससे। सब कुछ समझ में आ जाएगा तेरे को इससे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन कंपीटेंसी के साथ में और एक क्या चाहिए? कैपेबिलिटी टू राइट द एग्जामिनेशन। कैपेबिलिटी के लिए तेरे पास ये रहेगा। ये मेरे को रेगुलर नहीं लगेगा, लेकिन भाई 3-4 लेक्चर अभी अपने लिए फर्स्ट इनिशियल लेक्चर रहेंगे भाई। अपन बाद में अगला लेक्चर अपना मंडे से है, तो मंडे से जब अपन मिलेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मेरे ख्याल से 4-5 दिन जो रहेंगे वो टाइम पे। उसके बाद मैं आपको एक दिन पहले याद दिला दूंगा कि आपको ये लेके आना है। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा। ओके, जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वही आपको वो लिखने रहेंगे, याद रखना है, और अगले दिन अपन उसको वापस डिस्कस करेंगे, और आपका वो आंसर बरोबर आया कि नहीं आया। ओके, एंड फॉर्मेट क्या होगा पूरा समझा दूंगा, डोंट वरी। बट एंड दिस हैज बीन ड्रामेटिक चेंज आई हैव डन, बिकॉज पहले मैं क्या करता था, ये वाला क्वेश्चन आंसर बैग मैं सोचता था ये तुम रीड कर लोगे, और ये फिर मैं लिखवाता था, क्योंकि एक बार अपन एक आंसर लिख लेते तो पार्ट खत्म हो जाता था। तो मेरे को एक चीज समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है। जब ये मैं लिख रहा हूं तो फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रहा है, ये थियरी लिख रहे हैं। फिर मैंने चेंज किया कि ये पॉइंट है और इसका फॉर्मेट बनाते हैं, तो इसके मल्टीपल आंसर लिखने के बाद फॉर्मेट तोड़ बैठ जाता है दिमाग में। तो फॉर्मेट को तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये, और इसके साथ में और एक नोटबुक आपने रखनी है। ओके, जो नोटबुक का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, एंड आई एम वेरी, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं वापस एकदम क्लियर कर रहा हूं। ये पूरा करने के बाद मैंने क्लास में ये मैं आपको पूरा रटा भी दूंगा, माँ कसम बोल रहा हूं, माँ कसम, पूरा रटा भी दूंगा। लेकिन रटने के बाद भी अगर ये नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं आपको सब लॉ आएगा लेकिन लिख नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी। तो याद रखना, इससे क्या मिलेगी? कंपिटेंसी। सब नॉलेज वाले सब आ जाएगा, सब समझेगा। अरे हाँ, सेक्शन याद रह जाएंगे, रट जाएंगे, सेक्शन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आया, मैं तेरे को बता रहा हूं कौन सा सेक्शन मिक्स करेगा किधर ना, तेरे को झेपने वाला नहीं है। ये तेरे को तैयार करेगा एग्जैक्टली सेक्शन जो समझाया गया है वो कैसे लिखना है और लगाना कैसे। नहीं तो तू 3-4 सेक्शन मिक्स करके रख देगा और समझ रहा खिचड़ी। और फिर खिचड़ी का आउटकम सिंपल है, 40 तो पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा, जबकि मैं 60 की सोच रहा हूं, क्योंकि अपना टारगेट क्लियर है। ओके, अपने को हर पेपर तो 40 चाहिए ही चाहिए, लेकिन टोटल भाई 200 प्लस चाहिए, और 200 प्लस के लिए तुम किसके भरोसे मेरे को नहीं मालूम, पर 60 मेरे को इसमें निकालना है। इसमें निकलता भी है, मतलब इसमें 80 तक भी है लास्ट, मतलब अभी, मतलब हर अटेम्प्ट के इसमें अगर निकालोगे 80, 83, 84 आए हुए हैं। तो बट मैं उतना एक्सेप्शनल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए मां कसम इसमें 80 आ गया और किसी और में 30 आ गया। रीजनेबल पढ़ना है अपने को, समझ रहे? रीजनेबल समझ में आ रहा है क्या? अपने को कितने पेपर पढ़ने हैं? 4। रीजनेबल एफर्ट्स करना है। रैंक आ सकता है, सारी चीजें आ सकती है, सारे प्रोसेस है। मैं ऐसा बंदा हूं भाई, रैंक को मैं एफर्ट्स करने के लिए सेकंड स्टेप लूंगा। पहला स्टेप मेरा ये है कि भाई मेरे को पूरा समराइज वर्जन मैं रेडी हूं। मैं वो मास वाला बंदा हूं, ओके, जो बोलता है भाई 50% चाहिए, पास हो जाओ, अगले अटेम्प्ट में, अगले सिलेबस, मतलब अगले इसमें जाना है। अपने को 1 मार्क भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 1 मार्क अपन किसी गरीब को देंगे, ओके, वो एक गरीब को देंगे, जो गरीब मानो ना 199 पे होगा, वो भी तो अपने को दुआ देगा ना। तो अपना, मेरा ऐसा टारगेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबने अपना ऐसा टारगेट है। किसी का रैंक का टारगेट है, रैंक अलग रखते हैं अपन। रैंक बंदे आए अपने पास भी रैंक होल्डर, पर वो रैंक लोग अलग रहते हैं, अपन मास वाला आदमी है। तो मैं यही बता रहा हूं कि इतना मत पढ़ लो कि मां कसम 80 आ जाए, दूसरा किधर लट गया। समझ रहे? अप्रोप्रिएट टाइम सबको देना है, पर आपको मैंने ये बताया, इसके बिना काम नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अच्छा, इसका मैं सॉल्यूशन शेयर भी कर दिया, तो भी सॉल्यूशन देखने का नहीं, ओनली जब आपको कुछ लिखने के बाद दिखना है, कंपेयर करने के लिए, उतना देखने का। आई होप एवरीबडी इज इन विथ मी।
क्या ये मॉडल समझा क्या आपको? ओके तो इसका जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं शेयर भी कर दिया, टीम ने शेयर कर दिया, उधर ड्राइव में डाल दिया, आपके व्हाट्सएप पे भी आ गया, तो भी उसको कब दिखने का? कंपैरिजन करने के लिए। बाकी और कुछ उसको पहले देख के उसको कॉपी नहीं करने का। उसका और एक बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं, एक क्वेश्चन 3 प्रकार के नाम से आए हुए हैं और तीनों के आंसर देखो, तीनों के आंसर अलग अलग फॉर्मेट में दिए इंस्टीट्यूट ने, तीनों का फॉर्मेट अलग है। ऐसा है ही नहीं कि फॉर्मेट भी सिमिलर रखा उन्होंने, ऐसा भी नहीं। मतलब एक ही क्वेश्चन जिसके नाम बदले हुए, मतलब एक में अब्बा डब्बा चब्बा होगा और अगले इसमें एबीसी कुछ होगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर में नाम चेंज करने से फॉर्मेट, कंक्लूजन सेम है, कंक्लूजन कभी अलग नहीं होने वाला ना, कंक्लूजन इज सेम बट आंसर लिखने का तरीका। तो अपन उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, कुछ वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैंने प्रोसेस किया हुआ है। और तीसरी बुक मैंने आपको बता दी है, ये आप अपने रेगुलर में मत रखिए, ये रिवीजन जिस दिन करेंगे, जिस दिन अपने को लगा भाई आज के दिन कुछ पढ़ना नहीं है, आज के दिन सिर्फ क्या करना है, पर ये रिवाइज कब होता है मालूम क्या? रिवीजन रोज का तो रोज चलेगा ही, लेकिन जब रिवीजन कंटेंट बन जाएगा मस्त से, तो उस टाइम पे रिवीजन करने के लिए वो एक दिन का लेक्चर पूरा किसमें डाल देने का? रिवीजन। फिर रिवीजन करेंगे, फिर उस टाइम पे ये बुक लगने की। ये बुक का मेन एजेंडा मैं आपको वापस बता रहा हूं। इसके अलावा आपको और कुछ देखने, अच्छा इसके साथ में और एक बुक कौन सी होगी आपकी? नोटबुक। तो ये आपके बुक के अलावा एक भी एक्स्ट्रा आपको देखनी नहीं, आपको चाहिए मॉड्यूल कंपेयर करने के लिए रखिए, मॉड्यूल मालूम है ना, कंपेयर, तुमको मॉड्यूल मिलेगी वो कंपेयर करने के लिए, हाँ भाई भाई सही है कि नहीं है देखने के लिए, वो भी तुम वैलिडेशन करने। बाकी सब भाई तुम्हारा सक्सेसफुल होना में, मतलब आपसे ज्यादा जरूरी मेरा सपना है भाई, एंड आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम ए बिजनेस मॉडल ओनली, ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, ओके, बिकॉज डेफिनेटली ये चीज होने के बाद अपन इंटर में मिलेंगे, इंटर में मिलने के बाद फाइनल में मिलेंगे, भाई मैं तो सब जगह है ना भाई। तो इट्स नॉट एन ओनली वन लेवल गेम बड़ी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। आपको कोई दिक्कत है, मैं 24 घंटे बैठा हूं भाई, गारंटी मेरी, बट तरीका बहुत, मतलब एकदम सही तरीके से फ्लो करो। अपन क्लियर होने चाहिए, क्लियर होने के लिए क्या क्या करना है उसका फ्लो ध्यान रख लेना, इस बुक से बाहर करना नहीं है। आपको कंपेयर करने के लिए चाहिए मॉड्यूल चेक कर लीजिए, सर मेरे को और कुछ देखना है, मैंने आपको बता दिया, खाली आपको क्या चेक करना पड़ेगा साथ में, मैं मेरी क्लास में कराने की जिम्मेदारी पूरी होगी 25 को, कौन से सॉरी मई 26 का, सितंबर 26 तब तक अपना बैच भी एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यूट्यूब पे मेरे को कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो यूट्यूब पे अपना मतलब विनोद सर के चैनल पे अपन रहेंगे ही, उस पर डालते रहेंगे, क्योंकि आरटीपी जैसे अभी एग्जांपल, अभी जो आरटीपी आए हुए हैं वो अभी उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसका ही मतलब लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, अभी आज भी है, इंटर वाले के आज का है, कल फाइनल वाले का है, और नेक्स्ट वीक में फाउंडेशन वाले का आरटीपी यूट्यूब पे रहेगा। तो उतना अपने को एडिशनल करना होगा, डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अपडेट करूंगा, लेकिन आपको सब कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, तब अपन काम कर पाएंगे। तो आई होप नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द बुक्स एंड अदर थिंग्स। सो क्योंकि जब तक, अच्छा लास्ट डे के लिए सर करने के लिए काम खत्म कर दिया, लास्ट डे तो भाई मेरे को ये रिवाइज करना है, पूरा यही करना है सर, लास्ट डे कोई क्वेश्चन बैंक देखना है, तो मैं क्वेश्चन बैंक तो सब करा रहा हूं, आपको लिखाऊंगा सब, लेकिन इसमें से मैं एग्जैक्टली क्लास में क्लियरली मार्क करूंगा कि लास्ट डे पे आपने कौन से सॉल्व करने चाहिए, रिवीजन में कौन से सॉल्व करने चाहिए। ये पूरा हर क्वेश्चन बैंक पूरे दिन लास्ट डे भी थोड़ा करते बैठेगा सबका सब, तो हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग मैं क्लियरली बताऊंगा, ये आपने देखना चाहिए। तो उस क्वेश्चन बैंक के बाजू में रेड कलर का कॉन्टेक्स्ट कर देने का कि भाई ये देखना है, यानी जब भी अपन वापस लॉ पढ़ने बैठे, देखो बैच खत्म, ओके, उसके बाद आपका एक रिवीजन के बाद दूसरा रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट दो, जो देना है वो आपका पूरा पॉइंट रहेगा, क्योंकि उससे लिखने के एफर्ट्स बनेंगे, मैं आपको लिखा रहा हूं, उससे पूरा एफर्ट्स वो काम आ जाएगा बड़ी, और वो होने के बाद तो उस टाइम पे कौन से क्वेश्चन दिखने चाहिए ये भी मैं आपको करवा दूंगा बड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लास्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा अपडेट होगा, बट आपको करना, मैं ताली 2 हाथ से बजेगी, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, तो साथ में समझ रखे भाई, ओके, अकेले कुछ, आई होप यू अंडरस्टूड, तो बस मेक इट श्योर ये अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहे, ओके। तो बुक्स वाइज आई होप एवरीबडी इज ऑन सिंक्रोनाइजेशन, एवरीवन, ठीक है। अच्छा बुक में एनीवे कलर बुक है, पर लेकिन आप पेन रखिए आपके पास, कलरफुल पेन, ओके, क्योंकि कभी कभी कुछ मैं नोट्स लिखाता हूँ, एग्जांपल लिखाता हूँ मेरे, वो मैं आपके साथ, मैं क्योंकि मैं भी आपके साथ सेम बुक यूज कर रहा हूँ, कोई दूसरी बुक नहीं रहेगी, यही बुक रहेगी, लेकिन मेरे पास है ना ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये बुक में ना मैं एक पेज इंसर्ट कर दूंगा इधर, और मैं इसमें लिखते रहूंगा और इसमें मैं बताते रहूंगा, तो आपको हर चीज लिखनी है ऐसा नहीं करना है, ओके, वो नेक्स्ट वीक से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ कुछ लिखाना पड़ेगा। तो बुक के इसमें मैंने टॉप में इस बार थोड़ा मार्जिन ज्यादा छोड़ा हुआ ही है, जिधर मैं बताऊंगा कि इधर कुछ लिखना है क्या नहीं करना है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, बट आपके साथ में कुछ पेन, कलर के पेन रखिए, मतलब 2-3 कलर के पेन रखिए, क्योंकि कुछ रेड वाला पॉइंट रहेगा जो अपने को मार्किंग करनी होगी, कुछ मेरे को चाहिए कि भाई इसको रटना ही है, आंख बंद करके रटना है, वो रटना ही पड़ेगा। कुछ डेफिनेशन है, बस हुक और क्रुक, वो आते ही एग्जाम में रटो, बात खत्म, हुक और क्रुक, आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ में मैं जो स्क्रीन पे आपके सामने जा रहा है, ये स्क्रीन पे जो शीट्स मैं लिखूंगा, मैं जितनी भी लिखूंगा चैप्टर वाइज, मैं ये स्क्रीन शीट्स
आपके व्हाट्सएप पे भी रखूंगा और ड्राइव पे भी रखूंगा लिंक, जहां पर वो बैकअप अपलोड होगा, सब कुछ होगा, मैं लिंक शेयर करूंगा। उसको सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल याद नहीं आया तो देखने के लिए काम आ सकता है, बाकी तो रिवीजन लेक्चर में आपको असिस्टेंस पूरा दे दूंगा, सपोर्ट। बस आपको फ्लो क्या करना है, आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट फ्लो। ओके, थोड़ा सा अगर आपके पास है तो एक बार वॉल्यूम 1 निकाल लीजिए, जो नहीं है आजू बाजू में देख लीजिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वाली। ओके, इवन शायद कल विनोद सर के चैनल पे अपलोड की है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं एक बार पता कर लूंगा प्रिंट से, नहीं किया तो मैं भी शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी पूरी। तो आपको ये वॉल्यूम 1 पूरा सॉफ्ट कॉपी वर्जन मिल जाएगा मालिक। तो अगर आप देखोगे, पहले देख लेते कितने चैप्टर है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, पहला चैप्टर 1 है आपका, दैट इज कॉल्ड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का कंटेक्स्ट है, बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर के अंदर क्या क्या है जो हमने अभी थोड़ी देर पर कल और आज के लेक्चर में देखा ना, वो ऑलमोस्ट आपको इधर मिल जाएगा। ओके, समथिंग अराउंड इसको, ठीक है। ओके, चैप्टर 1 में आपका बेसिक पॉइंट है, चैप्टर 1 का कॉन्टेक्स्ट रहेगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सर इसमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा, कितने प्रकार के कोर्ट है, कोर्ट्स कितने प्रकार के? ओके, 4 कोर्ट। कौन से कोर्ट? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, दूसरा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, साथ में ही आ गया। दूसरा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीसरा हाई कोर्ट, चौथा सुप्रीम कोर्ट। वो किधर है? चैप्टर 1 में। कितने प्रकार के लॉ है? 4। कौन सी? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, चैप्टर 1। अच्छा, लॉ एनफोर्स कौन करेगा? एनफोर्स मतलब कौन देखेगा लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं? मिनिस्ट्री होती है। आरबीआई सुना है? आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी सुना है? ओके, एक आईबीबीआई करके भी होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी है। ये सब चैप्टर 1 का कंटेक्स्ट है। चैप्टर 1 का कंटेक्स्ट मतलब आप जो हुक और क्रुक कर लो, मैं पैटर्न बताऊंगा ही। ओके, 101% चैप्टर 1 में सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, केस स्टडी मिलने वाला नहीं है। चैप्टर 1 में देयर इज नो केस स्टडी, देयर चैप्टर 1 एवरीथिंग इज डायरेक्ट, हर क्वेश्चन। और चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 का कंटेक्स्ट ऐसा ही रहने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो चैप्टर 1 में आपको ज्यादा दिमाग फोड़ी है या रटना है? रटना है। चैप्टर 1 में रटना है। चैप्टर 1 अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ये सेकंड थॉट प्रोसेस है। मैंने पहले कल क्लियर किया हुआ है, सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन सा चैप्टर के लिए आप रिस्क लो, क्या नहीं करना है, वो अपन बाद में बताएंगे। लेकिन चैप्टर 1 आपको रटने वाला चैप्टर है मालिक, रटने वाला चैप्टर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। रटने वाला मतलब समझ रहा है? अब्बा डब्बा चब्बा कॉन्सेप्ट आया, फिर भी उसको वर्डिंग को वैसे ही रटना पड़ेगा, क्योंकि लिखना वही है। क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन आया ना, बहुत बड़ा फायदा क्या मालूम है क्या? बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको खाली प्रोविजन याद होना चाहिए और कंक्लूजन मालूम होना चाहिए, बाकी लिखना तो क्वेश्चन ही वापस। केस स्टडी आते तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ओके, सबसे बड़ा फायदा है बहुत सारा डेटा कौन दे रहा है? क्वेश्चन पेपर ही दे देता है। आप देखोगे, सॉल्व करते वक्त देखेंगे अपन, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सिर्फ क्या 2 चीज अच्छे से याद रखनी होगी, सेक्शन कौन सा लग रहा है और कंक्लूजन क्या है, प्रोविजन कौन सा लग रहा है, कंक्लूजन क्या, बस इसके ऊपर ही एफर्ट से अपने। चैप्टर 1 में वो नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर 1 इज अ डायरेक्ट चैप्टर विच नीड टू बी टेकन केयर। दूसरा जो अपने पास आता है दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा पढ़ी? 1872। यानी आपको समझ में आया ये बहुत पुराना एक्ट है। ये एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ओके, दिखने में तो एक ही एक्ट दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एक्ट आपके सिलेबस का वो ये है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने यूनिट है इसके अंदर? 9 यूनिट्स। ये 9 यूनिट्स मतलब समझ रहे क्या? उसके 9 पार्ट है। 9 पार्ट्स आर देयर विच इज टेकन केयर हियर। 9 पार्ट्स आर देयर, एक सेकेंड ना, 9 पार्ट्स है जो इसको इंडिविजुअली टेकन केयर किया हुआ है। ओके, इसमें से ओके अगर मैं बोलूं ये पहले 6 पार्ट जो है ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और लास्ट 3 पार्ट है ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। सर ये अलग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? पहले जो 6 यूनिट है ये बेसिक्स है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक लॉ है ये। और यूनिट 7, 8, 9 ये जनरल लॉ नहीं है, स्पेशल लॉ है। क्या है? स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही काम आता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अपन यूनिट 1 का नाम पढ़िए। यूनिट 1 का नाम क्या दिख रहा है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मेरे को बताओ, कल मैंने क्या बताया था? आप मेरे पास आए, आपने मुझे क्या दिया? ऑफर। मैंने क्या किया? एक्सेप्टेंस। और फिर क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट 1 में मिलेगा। ओके, यूनिट 2 का नाम क्या दिख रहा बड़ी? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, मेरे को बताओ कंसिडरेशन का एकदम सिंपल सा पॉइंट है भाई, जिसके लिए तू और मैं मेहनत कर रहा है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। ओके, तू मुझे कुछ देगा, मैं तुझे कुछ दूंगा। अब मेरे को बता, ओके मैं तेरे को पढ़ा क्यों रहा हूं?
मैं नॉलेज दे रहा हूं तेरे को या कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरा मतलब ऐसे चलो पढ़ाते हैं, ऐसा किया क्या मैं बाहर चलो पढ़ाते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, फिर क्यों पढ़ा रहा हूं, फीस दिया ना, तो मतलब मेरे को क्या मिला, पैसा। ओके, तुझे क्या मिला मेरे से, तूने मुझे पैसे क्यों दिए, ओके, तुझे नॉलेज मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, ओके, तो तेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, तूने मुझे पैसे क्यों दिए, तुझे कुछ मिल रहा है, तुझे क्या मिल रहा है, नॉलेज। मैंने मैंने तेरे को नॉलेज क्यों दिया, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या जरूरी है, कंसिडरेशन। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, विल डिस्कस इट आउट, पर कंसिडरेशन। भारत माता की जय, कंसिडरेशन समझ में आया, ब्रीफ में समझा। तो कंसिडरेशन क्या होता है, जिसके आमने सामने, आमने सामने एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ कंसिडरेशन है, तुम्हारे लिए कुछ कंसिडरेशन है। ओके, अच्छा, मैं जाके गाड़ी खरीदता हूं, तो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं और मैं गाड़ी वाले को पैसे दे रहा हूं, तो मैं पैसे क्यों दे रहा हूं, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, गाड़ी, और गाड़ी वाला मुझे गाड़ी क्यों दे रहा है, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसा। तो हर जन के लिए कंसिडरेशन अलग अलग रहेगा। ओके, चैरिटी होती है क्या अपने इसमें, अच्छा, आपने कभी ऐसे गरीब की मदद की हुई है, ऐसा किया हुआ रहेगा ना कभी ना कभी, किधर कुछ दिया होगा, किधर कुछ दिया होगा, ओके, कुछ ऐसा दान धर्म किया कि नहीं, दान धर्म कि नहीं किया है, किया ना, कभी ना कभी कुछ किया है ना, उसमें कंसिडरेशन है क्या, नहीं, एक्सेप्शन। तो चैप्टर 2 यूनिट 2, यूनिट 2 सबसे छोटा यूनिट है, सबसे बेस्ट यूनिट है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे को बहुत भारी लगता है ये यूनिट 2 पढ़ाते वक्त, क्योंकि देखो जो चीज सबसे छोटी है वो बहुत भारी होती है। तो यूनिट 2 इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब अगर मैं आप देखूंगा तो आप देखोगे तो बहुत इजीली अडेप्टेबल यूनिट है ये, तो कंसिडरेशन। यूनिट 3 का नाम क्या दिख रहा है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आराम से जाओ, हाँ, मैं सब आज का अपना एजेंडा क्लियर है, आप पूरा समुंदर क्या है आपका वो समझ लीजिए भाई। तो अपन जैसे ही डुबकी मारे तो अपने को ऐसे ब्रीफ आइडिया आ जाना चाहिए। तो अगला पॉइंट है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। ओके, मैंने तुझे पैसे दिए कुछ काम करने के लिए, ओके, तो मेरे लिए तू कुछ करने वाला है, मेरे लिए तू कुछ करने वाला है, तो मेरे लिए तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन। और तू जो करने वाला है उसके लिए मैंने तुझे क्या दिए, तो वो तेरे लिए क्या हुआ, ब्रीफ समझो, आज कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं, पर आई होप अंडरस्टैंडिंग हुआ बड़ी। मैंने तुझे बोला एक काम कर, एक जन का मर्डर करके, एक जन का मर्डर कर, ओके, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देगा। तो मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए ताकि तू मेरे लिए कोई क्या कर सके, मर्डर। तो मेरे लिए कंसेशन क्या था, मर्डर। और तूने पैसे लिए मर्डर करने के कॉन्टेक्स्ट सामने पैसे लिए, तेरे लिए कंसेशन ये था। पर क्या ये सही है, क्यों, अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लॉ से कॉन्टेक्स्ट है, ओके, अगर आप देखोगे तो क्या ये लॉफुल है या अनलॉफुल है, अनलॉफुल है। अच्छा, मैंने तुझे कंसिडरेशन, मैंने तेरे को बोला 10 लाख दूंगा, ओके, एक काम कर, ये चरस गांजा, वो चरस गांजा, आई होप यू अंडरस्टैंड, चरस गांजा, वो चरस गांजा बेच, चलेगा क्या, नहीं, लॉफुल नहीं है। अच्छा, कितने जन है जिनकी एज 18+ हो चुकी है, कुछ जन, बाकी सब 18 के नीचे है, ओके, आप सब इनमें 18 के नीचे वाले में है, दिख रहे हैं, 18 के नीचे वाले में काफी जन दिख रहे हैं, तो 18 के नीचे वाले, जो 18 के ऊपर हो चुके हैं, ओके, फेयर इनफ, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो 18 के नीचे है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, किसने बोला, यूनिट 3। तो सर 18 के नीचे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वाइड, वाइड वर्ड एक कल बताया था मैंने, मालूम है ना, ऐसा किसने बोला ये वाइड होंगे, ओके, यूनिट 3, लॉ, लॉ में कौन सा यूनिट, यूनिट 3, क्या नाम है उसका, एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छा, पागल कौन होता है, कुछ इंग्लिश नेम पागल का, पागल को क्या बोलते हैं इंग्लिश, मेंटल नहीं, मेंटल वो इंग्लिश एकदम ढासू इंग्लिश है, ओके, लॉ की इंग्लिश में इनसेन, इनसेन एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको ऊपर इधर लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं अनसाउंड माइंड। दो माइंड होते हैं, कौन से दो माइंड, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तभी आप बोलोगे सर आप और मैं कौन से माइंड पे है, साउंड, और कौन सा दूसरा, अनसाउंड। अनसाउंड कौन होता है, पागल। कौन बोलेगा पागल वो है, अच्छा, मैंने इसको बोला ये पागल है, क्या ये अनसाउंड माइंड हो गया, कौन बोलना चाहिए, कोर्ट, लॉ बोलेगा, पर कोर्ट ने बकायदा लिखना चाहिए कि भाई अनसाउंड माइंड वाला है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन से यूनिट में पढ़ते हैं अपन, यूनिट 3, यूनिट 3 में ही है, यूनिट 3 में ही है, बहुत सारा लॉ का बहुत कंटेक्स्ट है यूनिट 3 में, बेसिक है बहुत। यूनिट 3 इज योर लाइक ए ब्लड, आप लिख के ले लीजिए, चैलेंज के साथ बता रहा हूं, यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। अच्छा, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैं आपको बताऊं ये, अच्छा अच्छा, अपन टोटल कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था, अरे नहीं 100 मार्क्स नहीं, मैंने क्या बताया था, ऑप्शनल आता है क्वेश्चन,
ओके 100 यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके 120 मार्क्स का पेपर रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपके लिए। ओके वो एग्जैक्ट मार्किंग मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली ओके जो कंटेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको जो मिलेगा वो 33 मार्क्स का मिलता है। कितने मार्क्स का? 33। ओके ये अच्छा पहला वाला जो चैप्टर है ना ये होता है सिर्फ 6 मार्क का। इसका एक ही क्वेश्चन पकड़िए, एक ही क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन। और अभी ये कंफर्म है, मतलब इसमें पहले 2 अटेम्प्ट तक 3 अटेम्प्ट तक मैं सोच रहा था कि आगे चेंज हो सकता है, जैन 26 तक अभी चेंजेस नहीं हुए। तो आपका कंफर्म पैटर्न है। तो पहला चैप्टर कितने मार्क आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं? एक। सेकेंड वाला एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसके अंदर कितने यूनिट है? 9 यूनिट्स है और ये कितने मार्क्स का आता है? 33 मार्क्स आपको हर, जिसमें से स्पेशल यूनिट में ये 3 यूनिट जो नीचे के यूनिट है ना इसको स्पेशल एक्ट बोलते हैं। कौन सा एक्ट? स्पेशल। इसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। कंफर्म मतलब कंफर्म है। उसी तरह ये यूनिट 3 में से आप हुक और क्रुक ले लो, आपको हर टाइम क्वेश्चन आने वाला है। जब भी आप देखोगे यूनिट 3 में से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो टेक्निकली ओके जो ये 33 मार्क का पोर्शन मिलने वाला है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, इसमें से तोड़ इंपॉर्टेंट ये लास्ट 3 यूनिट तो रहने ही रहना है, साथ में ये यूनिट 3 आपके लिए तोड़ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ में और एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट 4। अच्छा मैं क्लियर हूं अपने पॉइंट पे? ऑनलाइन पढ़ रहे लोग आप भी ध्यान रखना, मैं क्लियर हूं अपने पॉइंट पे। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला यही यूनिट पढ़ने हैं, मैं ऐसा बोला क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? सारा पढ़ना सब है, फिर कैसे क्या अपन मैनेज करेंगे वो मैनेज करने का बाद में कॉन्टेक्स्ट है। तो यूनिट 4 और एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बात किया जाता है परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा। ये टेक्निकल है, इसमें आज गुस्से नहीं है। ओके एकदम सिंपल है। मैंने बैच खत्म कर ली, ओके द्वारा आपने मुझे पैसे दे दिए, 10,000 आपने दे दिए, मैंने बैच खत्म कर दी। आप कैसे मैं बताऊं कि बैच खत्म हो चुकी है? तो आपको जो जो आउटकम चाहिए थे, एग्जांपल सर आपने बोला वॉल्यूम खत्म हो गया, खत्म है, ये खत्म हो गया, खत्म है, ये खत्म हो गया, खत्म है, बैच खत्म ना। ये परफॉर्मेंस ये कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा अपनी एग्जाम कब है? सितंबर, मैक्सिमम सितंबर है। ओके मैंने बैच एंड सितंबर 26 की, बैच एंड किया अक्टूबर 26, चलेगा क्या तेरे को? बैच कब खत्म होनी चाहिए? टाइम पे खत्म होनी चाहिए। यूनिट 4 बोलता है सर टाइम पे नहीं किया तो क्या कर सकता है तू मुझ पे केस? कौन से यूनिट पे? यूनिट 4 की वजह से। परफॉर्मेंस, आपने जो टाइम दिया, जो जैसा दिया, परफॉर्मेंस कैसे करना चाहिए, क्या टाइम मैटर करता है, ये सारी चीजें यूनिट 4 में आने वाली है। यूनिट 5 ओके अगेन फेवरेट, यूनिट 2 के बाद वाला दूसरा फेवरेट है यूनिट 5। यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच सुना है वर्ड ब्रीच? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रीच? कैंसल नहीं, कैंसल नहीं, कैंसल नहीं, कैंसल कैंसल एक नॉर्मल वर्ड हो सकता है, ब्रीच मतलब तोड़ना। वादा किया वो, क्या आगे नहीं आता? क्या पड़ा है? मां कसम यार, क्या तुम क्या किधर कुछ हो ही नहीं क्या जिंदगी में? अच्छा तुम जिंदगी जीते हो ना? अच्छा इंसान कटने के बाद कौन आ रहा है ना कि नहीं? आता है ना, इंसान ही है ना, तो इंसान है तो गाना वाना सुना होगा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाया तो ब्रीच माना जाएगा। और ब्रीच हुआ तो ही तुम किधर जा सकते हो? कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के लिए कौन सा यूनिट काम आएगा? यूनिट 5 ब्रीच। अब ब्रीच जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो तोड़ना जो है वादे का वो 2 तरह से तोड़ा जा सकता है। जिस दिन वादा परफॉर्म करने का पॉइंट आया था उस दिन मैंने बोल दिया मैं नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। और एक है अपना वादा किया था भाई 15 जून तक मैं बात कंप्लीट करूंगा। ओके मैंने ये वादा, मैं 10 जून को बोलता हूं मैं नहीं करने वाला भाई, तो ये कौन सा ब्रीच है? एंटीसिपेटरी, पहले से मैं बता के रख रहा हूं। तो दोनों ब्रीच। अब क्या करेंगे उसके साथ? रेमेडीज। एक छोटा एग्जांपल रेमेडीज का कोई देगा? कल जो मैंने बताया था, एक रेमेडीज क्या होगी आपको? रेमेडीज क्या मिल सकती है? अगर मैंने वादा तोड़ा तो क्या हो सकता है? पहला अगर मैंने वादा तोड़ा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तेरे को, बता तो क्या रेमेडी क्या है तेरे पास? केस करना नहीं, तेरे को रेमेडी क्या चाहिए मेरे से? रिफंड चाहिए, ठीक है अब रिफंड कर लिया, चल मैंने रिफंड दे दिया, ले ले रिफंड ले ले, चल 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 छोड़ दे। अब तेरे को बता दूसरी जगह ज्वाइन करेगा तू? मेरे पास कितने में बात हुई थी? 10,000, कोई दूसरी जगह गया तो 25,000 ले रहा है। अभी कंपनसेशन 15,000 तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए ना? तू बोला अगर तू पहले नहीं बोलता तो हम डिसाइड करते थे, मैं बोलूंगा अभी तो तू किसी और से कर रहा है, जा तू भर ले, मैं थोड़ा ना बोला तेरे को भरने। तू बोल रहा है तूने मना किया पढ़ाना इसलिए मुझे भरना पड़ रहा है। तू अगर पढ़ाता तो मैं थोड़ा ना भरता था, तो मेरे को तो अभी तेरी वजह से भरना पड़ रहा ना। तो कौन देगा ये पैसा? मैं। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? यस। कौन सा यूनिट देगा ये सब ऑप्शन? यूनिट 5। क्या नाम है बड़ी यूनिट 5 का? ब्रीच एंड रेमेडीज। रेमेडीज मतलब क्या? कंपनसेशन।
तुमको मालूम है कंपनसेशन बहुत बड़ा डिसाइडेड होता है, पर एक जगह है जहां पर कंपनसेशन डिसाइड करना बहुत मुश्किल है बड़ी, शादी का वादा। शादी का वादा, अरे सच्ची में, अच्छा मेरे को बताओ, शादी का भी वादा, तो शादी का वादा भी तो वादा ही है। इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, शादी का वादा किया और मैंने तोड़ दिया, कंपनसेशन क्या? एलुमनी। अबे शादी करने के बाद का कॉन्टेक्स्ट है, तुम एलुमनी में इतने खतरनाक घुस गए बे, तुम इतने इंप्रेस हो गए चाल से और भाई साहब लोगों से, वहां कसम यार, वो एलुमनी बाद में आती बड़ी, इधर शादी के पहले का वादा तोड़ा, शादी करने के बाद नहीं। अच्छा, शादी करने के बाद वादा थोड़ना होता है, शादी करने के बाद तो राडा होता है। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वादा, देर इज ओनली राडा। ओके, ये अरे सच्ची में बता रहा हूं मैं, ऐसे भाई, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी से डरता हूं, डरता नहीं, आई रिस्पेक्ट हर, समझा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। तुम समझने की कोशिश करो, आई रिस्पेक्ट हर लॉट, ये रिस्पेक्ट है, तुम समझ, एकदम बहुत तोड़ रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं नजरें झुका के बात करता हूं, डर नहीं है ये, क्या है? रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट लॉट, आई रिस्पेक्ट लॉट, मतलब बस बढ़िया है, बट ठीक है। तो कमिंग पॉइंट ऑन, ये वादा शादी के पहले का है, मैंने शादी करने का वादा किया और उसके पहले तोड़ दिया, क्या वो सामने वाली पार्टी कोर्ट में जा सकती है? यस, क्योंकि क्या था? कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? ब्रीच, ब्रीच हुआ। तो अब मेरे को बताओ, कोर्ट में जाने के बाद ओके, इसका डैमेज कितना होगा? एलुमनी मत बोलना, मां कसम, एलुमनी कब आती है समझ में आ गया ना? हाँ, तो क्या इसमें कितना होगा? कोई लिमिट ही नहीं है, यूनिट 5 ये बताता है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लिमिट ही नहीं है, इमोशनल डैमेज है ये। बाकी सब में ऐसा नहीं बोल सकता, अभी अभी तू नहीं बोल सकता सर मेरा लॉ पढ़ के नहीं हुआ, तो मेरे को एक काम करो, 2 लाख रुपए दो, मेरा इमोशनल डैमेज हो गया, घंटा। 2 लाख रुपए में कौन सा क्या डैमेज? इमोशनल डैमेज कैलकुलेटिव है हर जगह, लेकिन जिधर कैलकुलेटिव नहीं है वो कौन सा वाला है? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट। लॉ ने बोला है क्लियरली, मैरिज के लिए अगर किसी ने हाँ बोला है और उसके बाद वो ब्रेक किया है, यूजुअली ब्रेक हुआ है, और वो ब्रेक हुआ है, तो सामने वाली पार्टी अगर डैमेजेस क्लेम करना चाहती है कर सकती है, और कितना डैमेजेस क्लेम कर सकती है? जितना उसका इमोशनल डैमेज हुआ है। देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ इमोशनल डैमेज। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो डैमेज का कॉन्टेक्स्ट बहुत भयंकर होता है ना बड़ी, शादी के बाद। ओके, और एक उसमें मिलेगा एग्जाम्पलरी डैमेज में, बट लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। और यूनिट 6 जो आखिरी है उसका नाम क्या बड़ी? कंटीजेंट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सुना है? कंटीजेंट, अच्छा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट गया था लेने, कंटीजेंट सुना है? कंटीजेंट अकाउंट्स में आया कभी? कुछ नहीं आया? अकाउंट्स में आना चाहिए यार, 12th में आना चाहिए था। क्या था? लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी सुना है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी? फ्यूचर में आ सकती है, जिसका कुछ एग्जांपल, कंटीजेंट लायबिलिटी सुना है ना कभी? फ्यूचर में ला सकती है, कुछ ऐसा एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में हो? एनीबडी, व्हाट कैन बी ए फ्यूचर लायबिलिटी? फ्यूचर में आ सकती है, वो मुझे डिस्क्लोज करनी होती है, मालूम है ना? कुछ मालूम है? डिस्क्लोज नहीं है, आएगा आगे अकाउंट्स में, पर कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है। कोई एग्जांपल? हाँ, रिपेयर्स कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, रिपेयर्स वाला कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। टीवी के लिए मैंने मेंटेनेंस ली होंगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट, वो थोड़ा सा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट लायबिलिटीज। एक छोटा सा पॉइंट देखिए, ओके, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ 80 है, ओके, 80 मतलब है हाँ अमित तातेड़। अच्छा, मेरा नाम अमित तातेड़ मालूम है ना? अमित तातेड़, तोड़ बहन, पर मैं अमित तातेड़ नहीं बोलता, मैं बोलता 80। 80 गया बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक को बोला पैसे चाहिए, बंदूक लेके नहीं गया, ओके, पैसे मांग रहा, मतलब क्या मांग रहा मैं? लोन। बैंक ने बोला यार अमित तातेड़ यार, तेरे को देख के मेरे को नहीं लग रहा है मेरे पैसे वापस आएंगे, मेरे को डर लग रहा है, तू किसी को तो पकड़ के लेके आ जो मुझे गारंटी देगा कि तू अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो चुकाएगा। ओके, सुना है कभी गारंटर? नहीं सुना है? सुना है? तो मैं बैंक के पास गया, मैं बोला देना है, गारंटी क्या देख रहा है, मेरी शक्ल दिखना अच्छी है, टाई वाई पहनता है यार, टाई वाई है, सब है, अच्छा इज्जतदार खानदान से हूँ, अच्छा है, घर पे सीए भी सब लोग है, तो क्या मजाक कर रहा है? एचडीएफसी बैंक बोल रहा है देख तू इज्जतदार खानदान से है, तेरे घर पे सीए है, टाई पहना है, पर तेरे पास पैसे दिख नहीं रहे, तो भाई हमको तो पैसे, मेन तो पैसा चाहिए, लोन और इंटरेस्ट। तो बैंक ने बोला, तो फिर मैं पहुंचा ओके वीआर सर के पास, वीआर सर, विनोद रेड्डी सर, डॉन, अपने को क्या टेंशन है? विनोद रेड्डी सर को बोला मैंने, मैं बोला वीआर सर प्लीज सर,
मैं बैंक के पास गया, बैंक को दे माई बोला, दे माई, बैंक बोला ना नो माई, ओके ब्रिंग सम, ओके तो आई टोल्ड वी आर सर प्लीज सर, बैंक को आप ये बता दीजिए कि भाई अगर मैं नहीं भर पाया तो आप दे दोगे। तो विनोद सर ने बोला अरे ऐसे क्यों, मैं बोला दोस्ती यारी सर, सर इतनी तो दोस्ती यारी आपने रखनी चाहिए सर, इतना तो करना ही चाहिए। तो विनोद सर बोले ठीक है। तो विनोद सर ने बैंक को प्रॉमिस कर दिया कि अगर अमित ने रिपेमेंट नहीं किया तो कौन पैसा देगा, कौन देगा पैसा, विनोद सर। यानी बैंक किससे रिकवर करेगी, विनोद सर से। अब मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन में जा रहा है, बैंक पहले पैसा किससे रिकवर करेगी, पहले एटी से, ओके और एटी अगर नहीं भरता है तो किससे रिकवर होगा। तो विनोद सर क्या डायरेक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल रहेंगे या विनोद सर के लिए कंटिंजेंट है ये। तो विनोद सर के लिए अभी लायबिलिटी आ सकती है या कंफर्म आएगी, आ सकती है, पर कब आ सकती है, अगर अमित ने पैसे, कंटिंजेंट, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया, विनोद सर एंड बैंक। तो विनोद सर की बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखेंगे क्या विनोद सर, सपोज 2 करोड़ का लोन लिया है तो विनोद सर, अच्छा ये 2 करोड़ का लोन किसकी बैलेंस शीट में दिखेगा, लोन है, मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा लोन है। तो विनोद सर की बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा ना पर कुछ, पर विनोद सर की बैलेंस शीट में लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लायबिलिटी तो है नहीं। तो यूजुअली ओके बैलेंस शीट के साथ क्या अटैच करते हैं, नोट्स, और नोट्स में एक पॉइंट नंबर 1 होगा, विनोद सर लिखेंगे कि एटी को हमने गारंटी, एटी के लिए बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी है, ओके और ये गारंटी की अमाउंट 2 करोड़ की है। यानी आज ये लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लायबिलिटी हो सकती है। तो पर ये अकाउंटिंग सिनेरियो है जो सुशील सर बताएंगे आपको। मैंने जो बताना है वो क्या बताना है, ओके अकाउंटिंग सिनेरियो बताना है या कॉन्ट्रैक्ट बताना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एटी के बीच में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं एटी का लेना देना ही नहीं है। विनोद सर ने किसको प्रॉमिस किया, बैंक को, कि भाई अगर एटी नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, विनोद सर का एंड बैंक का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके और एक नाम क्या दिख रहा है, ये क्या नाम दिख रहा है, और एक क्वासी, 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 कव्वाली ने रे, क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सही, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर बाई चांस आपको किसी का कुछ फोन गुमा हुआ था मिल गया, या पर्स, ये मैं पर्स इधर भूल गया, ओके ये इसको मिल गया, इसने क्या करना चाहिए निकल जाना चाहिए सर पर्स का क्या करना चाहिए, क्या उसने उसके ओनर को ढूंढना चाहिए, ओके क्यों, अब डोंट गिव मी अगेन क्या सर, ये वो वाली बात है, क्या नाम है वो, इज्जत, इज्जत नहीं, एक नागरिक, अच्छा नागरिक होने की बात है, अच्छा नागरिक गया, पर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, मुझे मालूम पड़ा इसको मेरा पर्स मिला है, मुझे मालूम पड़ा इसके पास मेरा पर्स मिला हुआ है, क्या मैं इससे मेरा पर्स ले सकता हूं, क्यों, अच्छा इसने नहीं दिया मेरे को मालूम है पर्स इसके पास पड़ा है, मेरे को मालूम है, पर ये देने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, मैं किधर जा सकता हूं, कोर्ट में जा सकता हूं, कोर्ट इसको बुलाती है, भाई इसको दे, क्यों कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है, तू इसको दे, कॉन्ट्रैक्ट था क्या हमारे बीच में, मैंने इसको बोला था ढूंढने के लिए, वो बोला मेरे को बोला ही नहीं ढूंढने के लिए, मेरे को मिला मेरी मर्जी, वो तो बोला मेरी मर्जी। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं, लॉ बोलता है ओके अमित और इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन ये लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट माना है, क्योंकि इसको गुड्स मिला है, वो किसका है, अमित का, तो इसकी जिम्मेदारी है वो उसको वापस देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपन, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं। इमेजिन करो आपके घर पे एक पिज्जा वाला आता है और बोलता है पिज्जा सर डिलीवरी है, तो आपने बोला पिज्जा क्यों आया, बोले ठीक है, पैसा, बोले पेड है, ओके और वो देके निकल जाता है, और आपको लगता है कि भाई आज तू तो ऑफर होगा, मोदी जी के जो पैसे आने वाले थे वो आ गए, वो पिज्जा वाले को मिल गया और पिज्जा मेरे घर पे आ गया और तूने ठूस लिया, आई होप समझा, ट्रू, ठपा ठप ठूस लिया पिज्जा, थोड़ी देर बाद वापस वो पिज्जा वाला आता है, बोलता सर गलती से ऊपर वाले का ऑर्डर था आपके पास आ गया, ओके फिर आपने क्या बोला, ऑर्डर तो किसका ऑर्डर था, ओके अब मेरे को बताओ क्या पिज्जा वाला आपसे पैसे ले सकता है, आंसर इज यस, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, गलती से आया था, आपको कंज्यूम नहीं करना था, वो आपके लिए नहीं था, आपने आपके, अच्छा वो फ्री में दे रहा था क्या, नहीं, वो पेड था पर किसी और के लिए था, आपने कंज्यूम कर लिया, इट्स ए डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, लॉ है, अगर आपने उसको नहीं दिया, भले देखो
आप इसको है ना एकदम वाहियात वे से आप डील कर सकते हो, वाहियात वे से चल निकल, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ये वाहियात वे है। लेकिन उसका एक तरीका मैं बता रहा हूं, ये क्या कर सकता है, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कौसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन यूज करेगा और आपसे वसूल करेगा। 68, 69, 70, 71, 72, ये 5 सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक एक सेक्शन के अंदर अपने अपने आइटम है। घर पे किराना वाला आता है, कोई किसी और का डिलीवरी तुम्हारे घर पे देके जाता है, ओके, तुम्हारी ड्यूटी है उसको बताना कि तुम्हारा नहीं है, और तुमने ले लिया है तो तुम्हारी ड्यूटी है उसको पे करना। ओके, अच्छा, फ्री वाला करने वाला रहेगा तो उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्री का इंटेंशन नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, कॉसी, 5-6 यूनिट, ओके, और यही अपनी नेक्स्ट वीक की शुरुआत रहने वाली है। ओके, और 6 यूनिट के बाद मैं इधर हॉल्ट हो जाता हूं, ओके, क्योंकि यूनिट 7, 8, 9 अपन थोड़े टाइम बाद करते हैं। तो अपना पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कौन सा चैप्टर चालू करने वाले अपन, चैप्टर कौन सा चैप्टर पहले बोल रहा हूं, चैप्टर सेकंड का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कितने यूनिट्स करने वाले अपन, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी सीक्वेंस में नहीं होगा, यूनिट 1 पहले करेंगे, 2 करेंगे, 3rd करेंगे, उसके बाद 4th को ब्रेक डाउन देंगे, 5th और 6th करेंगे, फिर 4th वाला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो ये यूनिट है ना सर, ये क्यों नहीं कर रहे साथ में, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट मैं एक सेक्शंस के बारे में बता रहा हूं, सेक्शंस होते हैं। अब ये एक शायद मंडे का एक लेक्चर अपना, वो मैं थोड़ा कंपनी लॉ का बेयर एक्ट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, सेक्शंस वगैरह क्या होते हैं। पर सेक्शंस मतलब जिसके अंदर लॉ लिखा हुआ है, जैसे अपने चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के बाद यूनिट्स है, वैसे ही जिसने लॉ बनाया है वो क्या करता है, चैप्टर लिखता है, वो भी चैप्टर ही है, लॉ में भी चैप्टर ही होते हैं। अच्छा, ये चैप्टर के अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये नाम चैप्टर के इंस्टीट्यूट ने रखे है, तुम्हारी गलत फहमी है, ये चैप्टर लॉ नहीं रखे, लॉ के ही नाम है। लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया ना, उसके अंदर चैप्टर का, एक्ट का नाम क्या था, एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके नीचे चैप्टर 1 क्या मिलेगा, नेचर ऑफ, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस। तो मालूम है, ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है सेक्शन 1 से लेकर 240 प्लस सेक्शंस। तो टोटल कितने सेक्शंस अपने पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 1 से लेकर 240। यूनिट 1 से लेकर जो 6 तक यूनिट्स है ना, ये सेक्शन नंबर होंगे 1 से 75, सेक्शन 1 से 75, सेक्शन 1 से 75, ये सबसे बेस है अपना। इसके बिना बाकी सब चैप्टर पढ़ना बेकार, बाकी सब चैप्टर समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज कॉन्ट्रैक्ट से लिंक्ड है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझ में आएगा, दूसरे चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। तो सर इसके बाद ये 1 से 75 है, और नीचे वाले फिर कौन से सेक्शन से बचे हुए, सारे सेक्शन नहीं, बचे हुए नहीं है, ये 125 से 240 तक है, 123 से 240 तक है। तो मतलब मेरे को बताओ, यूनिट 1 से यूनिट 6 तक कितने सेक्शन, 76 टोटल सेक्शन। 1 से, आपसे पूछ रहा हूं, 1 से सॉरी 75, 1 से 75, तो सेक्शन 1 से 75 कौन थे, कितने यूनिट में आ रहे हैं, 6, 7th 8th 9th यूनिट में कौन सा सेक्शन चालू हो रहा है, 123 से लेकर 240। तो बीच के सेक्शन, सर बीच के सेक्शन की तरह, बीच के सेक्शन सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, इनका कट गया जब 1872 में, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, कट गया। ओके, 1872 में जब बनाया था, ये पूरा ये सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 240 प्लस 280 90 तक बना हुआ था, बड़ी 290 300 सेक्शन तक था। फिर बाद में इनको समझ में आया कि अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई यार, हमने कुछ सेक्शन मिक्स कर दिए। बोले उड़ाओ, सर कौन से उड़ाओ, ये उड़ाओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। अगला सोगा, इसको मैं सोगा बोलता हूं, सोगा, सोगा का फुल फॉर्म सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर कौन सा है, यानी 1872 से लेकर 1929 तक क्या सेल्स ऑफ गुड्स नहीं बिकता था, गुड्स था ना, सेल होता था ना, तो वो नहीं बिकता था क्या, बिकता था, पर वो कौन सा एक्ट डील करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो वो सेक्शन कौन से थे, 76 से लेकर 122, उधर से काट दिया और उसको एक सेपरेट एक्ट बना दिया। भारत माता की जय, झेपा क्या बड़ी। तो सोगा किसका हिस्सा है, सोगा का फुल फॉर्म, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछिए, आपको ये झेपते ही नहीं है चैप्टर, बहुत तोड़ झेपेगा, अपने पास टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, किसी भी पूछिए, सबसे कॉम्प्लिकेट लगने वाला चैप्टर लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत सही तरह से, बहुत इजी है, सबसे आसान है, बहुत, मेरा भाई बहुत तोड़ इजी है, लेकिन सोगा का कॉन्टेक्स्ट है। तो सोगा, अगर मैं बोल रहा हूं 1930 के पहले सोगा था कि नहीं था, सोगा कब आया, कौन से ईयर में आया, तो सोगा था कि नहीं था, था, पर किधर था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन से सेक्शन थे, तो अब समझ में आया। तो 76 से लेकर 122 तक क्या हो गया, कट गया, जिसको बोलते हैं रिपील, क्या बोलते हैं, रिपील, रिपील, रिपील मतलब कट गया।
रप रिपेल रपा रप रपा रप कटते गया और किधर चला गया? ओके तो मेरे को बताओ सोगा में एवरेज कितने सेक्शंस मिलने चाहिए? अभी इतना तो मैथ्स होना चाहिए ना भाई। कितने सेक्शन कटे रहे उधर? अरे मैथ सिंपल मैथ्स है रे। 46 सेक्शन कटे ऑलमोस्ट, मतलब 50 के करीब सेक्शन कटे। तो सोगा में कितने सेक्शन हो गए? 50। तो ये एक्ट में कितने यूनिट है सोगा में? सोगा में कितने यूनिट है? 4 यूनिट। 1 2 3 4, ये 4 यूनिट मिलके टोटल सेक्शंस कितने रहने वाले हैं? 50। तो सोगा इज नॉट एन सेपरेट एक्ट। अपने को लगेगा ये सेपरेट एक्ट है क्योंकि सेपरेट एक्ट चल रहा है, लेकिन ये सेपरेट एक्ट किसका हिस्सा है? ओके 20 मार्क का ये चैप्टर बोला, यूनिट नहीं। तो इस सोगा में कितने मार्क्स है चैप्टर बड़ी? 20 मार्क्स। एक 5 मिनट और, 5 मिनट अपन इसको क्लोज कर देता है, इतना क्लोज कर देता हूं मैं। तो सोगा कितने मार्क्स है चैप्टर है? 20। ओके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 33। तो यूजुअली आप टेक्निकली अभी समझ रहे हो कि मैं इसके बाद सोगा क्यों चालू कर रहा हूं? नहीं समझ रहे? कौन सा मैंने क्या बोला सीक्वेंस अपना क्या होगा क्लास का? पहला कौन सा? पहले 4 स्टार्ट किसे करने वाले हैं? यूनिट 1 2 3 4 5 6 किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद किस पे जाएंगे? सोगा। सोगा का कितने यूनिट? 4। ओके 4 यूनिट हुए तो ये आपके सेक्शन 122 तक खत्म हो गए। फिर यूनिट कौन सा आता है? 7 8 9। फिर भी मैं ये यूनिट चालू नहीं करूंगा, डोंट वरी। पर यूनिट 7 8 9 में कौन से सेक्शन, किधर सेक्शन पे एंड हो रहा है? 240। 123 से 240। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 245 से लेकर 300 तक के सेक्शन थे। ओके फिर अपने को और एक भूत आया सर, कौन सा वाला भूत आया? ओके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा ईयर? तो सर 1932 के पहले पार्टनरशिप नहीं होती थी क्या? होती थी, लेकिन सेक्शन किसमें थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और वो सेक्शन कौन से थे? 244 245 के बाद से लेकर 300 तक के। तो उधर वो रिपील हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में और इन्होंने एक नया एक्ट बना दिया। वो कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कितने यूनिट है? 3। तो टोटल मेरे को बताओ इसमें भी कितने सेक्शन मिलने वाले हैं? ऑलमोस्ट 50-60 सेक्शंस। ओके अगेन ये कितने मार्क्स का चैप्टर? 20 मार्क्स का चैप्टर। तो अगर मैं बोलूं आपको भले ही चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग एक्ट मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक बड़ा एक्ट था पहले, और उसका नाम क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी कितने नाम है? 3 नाम बोल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड पार्टनरशिप एक्ट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और इसके बाद ये दो, तो टोटल मैं एग्जांपल मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये तीनों को मिक्स करके, तीनों एक एक्चुअली एक एक्ट जैसे ही था ना। तो इसका मतलब मेरे को बताओ क्या स्टार्टिंग से सोगा चालू कर सकते हैं अपन? नहीं। अगर सोगा चालू करोगे तो लॉजिक भी नहीं बैठेगा। अच्छा पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप और सोगा में बहुत सारी चीजें कौन सी काम आने वाली है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा वाला? कौन सा वाला? यूनिट 7 8 9 वापस रिपीट काम ही नहीं आने वाला है, पर कौन सा यूनिट बार बार काम आएगा? 1 से 6। आपको मैं बता रहा हूं ये मैक्सिमम टाइम इसमें भी लगने वाला है, मैक्सिमम टाइम इसमें भी लगने वाला है। 1 से 6, इसीलिए 1 to 6 अपना बेस रहेगा, जिसपे कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर बड़ी। इसके बाद एक और एक एक्ट अपन ने कल डिस्कशन में किया था जिससे कंपनी फॉर्म होती है, जिसको नाम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। ओके ये एक्ट, और ये कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये आपके लिए आने वाला है 21 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन आपके इसमें फ्रेमवर्क में रहेगा, 7-7 मार्क के 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन का आज डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अपन मंडे स्टार्टिंग में वो डिस्कस करेंगे, लेकिन 21 मार्क्स का 3 7-7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। क्या 7 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आता है? हो सकता है। क्या 7 मार्क के एक मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं? हो सकते हैं। 3-3 ओके 1 2 2 3 इस तरह से भी कॉन्सेप्ट है। तो इट कैन बी एनी पैटर्न, पर ये क्वेश्चन के पैटर्न में कॉन्टेक्स्ट बैठता है। तो कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में आपने कौन से इसमें एडमिशन लिया? अपने क्लास का नाम? एक्सपर्ट तो अपन ऐसे बोलने के लिए है, पर क्लास का पूरा नाम देखोगे, एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ओके इसका है ना, ओके जन्म जन्म बर्थ सर्टिफिकेट भी है, जन्म पत्रिका। ये जन्म पत्रिका है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड का पत्रिका किसने बनाई? कंपनीज एक्ट। और इसी में ओके चैप्टर 5 देखोगे तो 5 का नाम क्या दिख रहा है? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सर ये और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप में एक चीज ध्यान रख लो, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। या आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ोगे उसमें भी देखोगे, तो पार्टनरशिप था अकाउंट्स कभी आपको 12th में? तो उसमें अगर आपको मालूम है पार्टनरशिप डूब गई तो पैसा कौन भरेगा?
पार्टनर्स कितना भरेंगे, अनलिमिटेड। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी में लाइबिलिटी कितनी हो जाती है, लिमिटेड। लेकिन उसको मतलब ये इन शॉर्ट, अगर आपका 6th हुआ तो 5th चैप्टर आपके लिए पपलू है, क्योंकि एलएलपी एक्ट इज सिमिलर टू कंपनी एक्ट। ये दोनों में डिफरेंस अपने को देखना ही रहेगा। एंड इसके साथ में एक ये 2 चैप्टर का, अच्छा पार्टनर एलएलपी एक्ट कितने मार्क का होगा, 6 मार्क। तो मेरे को बताओ कौन से 2 चैप्टर है जो 6 मार्क के, खाली एक ही क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट एंड एलएलपी। तो आपको समझ में कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा वो तो देखोगे, लेकिन ये लॉजिक है। और लास्ट चैप्टर है आपका कौन सा वाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें 3 इंस्ट्रूमेंट अपन कवर करते हैं। शायद आपने नाम सुने होंगे, प्रोमिसरी नोट सुना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है, एंड तीसरा चेक। ये 3 को गवर्न करना है, जिसका एक एग्जांपल कल डिस्कस किया था, इफ रिमेंबर, राजपाल यादव। अगर चेक दिया है और वो बाउंस हुआ तो मेरी पेनल्टी है। तो पेनल्टी में कौन सी वो ऑफेंस है, सिविल या क्रिमिनल, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। क्रिमिनल ऑफेंस कौन बोलता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 14 मार्क्स का आपका चैप्टर है बड़ी। तो टेक्निकली मैंने मार्किंग स्कीम तो मैंने आपको बता दी और ब्रीफ ये बता दिया। तो अब अपना प्रोसेस क्या होगा, मंडे जब अपन चालू करेंगे तो मंडे में सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा। पूरा अपन वो पेपर पैटर्न है, आप नोटबुक लेके आना मंडे को, ओके, क्योंकि वो मेरे को नोटबुक में लिखाना है। उसके बाद से अपन आंसर उसमें लिखेंगे। तो पहले पेज में अपन पेपर पैटर्न पूरा डालेंगे, कौन सा आएगा, क्योंकि ये क्लियर रखिए, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में मदद करेगा आपको। अगर आपको पढ़ने के बाद, पूरा सिलेबस होने के बाद आपको लग रहा है कौन से चैप्टर में वीक है, क्या है, कस्टमाइज वे में आप मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और उसके लिए और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मैं बता सकता हूं, पर वो पेपर पैटर्न दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 ये आता है, अटेम्प्ट कंपलसरी करना पड़ता है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से ऑप्शन है, एक क्वेश्चन पार्ट छोड़ सकते हैं, पर फिर वो एक चैप्टर कोई तो छोड़ सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, क्या पॉइंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इन पूरे चैप्टर में एक पहला चैप्टर आपको कंप्लीटली रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जिसका सॉल्यूशन अपने पास और नहीं है। मतलब आप मेरे को बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्चुअली, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आई होप समझ रहे हैं, रटना मतलब पूरा रिटेन करना पड़ेगा, तो ही वो आंसर लिख पाओगे। उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब चीज एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। कंपनी एक्ट में कुछ पोर्शन है जो डायरेक्ट आ सकता है, नहीं तो डायरेक्टली केस स्टडी बेस्ड है। कंप्लीट सिलेबस है, सिलेबस वॉल्यूमनेस है, लेकिन मैनेजेबल है। ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, आप 8 पे मतलब ये चारों पेपर देखोगे, बहुत जन के लिए शायद मैथ्स डिफिकल्ट लगता होगा, बहुत जन के लिए क्या डिफिकल्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं सबसे फाड़ने वाला पेपर जो है फाउंडेशन का, वो लॉ है। और मैं आप मार्क माय वर्ड्स के लॉ क्यों है, उसका एक ही रीजन है, लिखना। एक ही रीजन है, क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है, मैथ्स है, इको है, उसके आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलने वाले हैं, आपको सिलेक्ट करना है। अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं अपन रूलिंग करेंगे, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ओके, अपने बैठाना है। ये थियरी लिखनी होगी, और प्रॉब्लम है ये थियरी आप बोलोगे सर मैं आप जो बुक बता रहे हो इसमें से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ये खाली चैप्टर 1 तक चलेगा, उसके बाद कोई चैप्टर में ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पैटर्न और आंसर, ये बन रहे हैं, एआई बनाता है, वो चेक करते हैं, वो आंसर चेक करते हैं, वो बनाए हुए आंसर है। ये है ड्राफ्टेड नहीं है, ड्राफ्ट होता तो कितना आसान होता, रटा दो खत्म कर दो आंसर। तो आप बोलोगे सर एक यूनिट पढ़ेंगे उसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, एक एग्जांपल एक्सप्लेन, एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक्सप्रेस इंप्लाइड। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं सबसे वर्स्ट पेपर निकला तो लॉ निकल सकता है। ओके, तो मार्क माय वर्ड्स, ओके, आपको जो एफर्ट्स करने रहेंगे वो ड्रामेटिक रहेंगे, लेकिन एफर्ट्स करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपने को एफर्ट्स सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। तो लेट्स फोकस ऑन दैट डायरेक्शन बड़ी। एंड आई होप स्ट्रक्चर वाइज बेसिक अपन ने कोट वोट का जो मैंने समझाया उसके बारे में सही है। तो अपन नेक्स्ट सेशन में अपन चालू करेंगे एक्चुअल कंटेंट से, ओके, जिसमें पहले में आधे घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें अपन पेपर पैटर्न और बेयर एक्ट वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बड़ी, तो ठीक, टुमारो नहीं, अपन कब मिल रहे हैं वापस, मंडे सेम टाइमिंग अपना चेंज नहीं है, टाइमिंग आपको मिलेगा दोपहर को। ठीक है मालिक, तोड़ मालिक, असला विस्ता।